जय हिंद दोस्तों। ये हमारा बिहार पुलिस कांस्टेबल का सेट नंबर 3 है। ठीक है, हम लोग जो है डेली जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो है सेट नंबर 3 हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और हूबहू बहू ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। हमारा जो प्रैक्टिस सेट रहेगा वो एडिटोरिया, प्लेटफॉर्म, यूथ और स्पार्क यानी मिक्स हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है और बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग कर रहे हैं इस प्रैक्टिस सेट को। आपको जो है अच्छे से बहुत सारे प्रश्नों को जो एग्जाम में सही कर पाइएगा। ठीक है, और हमारा जो रहता है वो फुल डिटेल सॉल्यूशन रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल का हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और साथ में हम लोग, अगर आपको बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट और बिहार एसएससी सीजीएल 4 बीएसओ सबका प्रैक्टिस सेट जो है इस पे चल रहा है, तो जरूर जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का पहला जो है केंद्रीय बजट किसने पेश किया था। अब देखिए पहला ही क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का जब देश हमारा आजाद हो गया था, देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है किसने पेश किया था और कब पेश किया था ये भी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए आर के सन्मुखम सेट्टी, इनका नाम आपको याद होगा कि आर के सन्मुखम सेट्टी ने ही पहला बजट जो है पेश किया था। ठीक है, किसने पेश किया था? तो आर के सन्मुखम सेट्टी ने पहला बजट बजट जो है क्या किया था? पेश किया था। और ये कब पेश किया था ये भी ध्यान रखना है। तो देखिए 26 नवंबर, कब है? 26 नवंबर, 26 नवंबर याद रखना है। 26 नवंबर, आजाद भारत का आजाद कब हुआ था हमारा देश? 1947। तो 26 नवंबर 1947 को जो है ये बजट पेश किया गया था। हमारा देश कब आजाद हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को माउंट बेटन योजना के तहत। ठीक है, तो हमने देखा। चलिए, तो पहला याद रखना है किसने पहला स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? आर के सन्मुखम सेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को इन्होंने किया था पेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान, क्या क्वेश्चन कर रहा है कि जो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। यानी क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। अब देखिए हम सभी जानते हैं कि भारत में राज्यों की संख्या टोटल कितनी है? तो टोटल राज्यों की संख्या जो है मेरे भाई 28 है। ठीक है, कितने राज्य है टोटल? हम सभी जानते हैं कि 28 हमारे पास राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या जो है कितनी है? तो 8 है। ठीक है, भारत में 28 राज्य में अगर पूछेगा कि सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला राज्य कौन है? तो केरल है। ठीक है, सबसे शिक्षित राज्य कौन है? तो केरल है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश से कौन सा है? तो भाग हमारा है 18। 18 जो भाग है हमारा किससे संबंधित है? तो केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। अगर आर्टिकल अनुच्छेद पूछे तो याद रखना है कि 239 यानी 239 से लेकर 242, ये हमारा जो है ना 239 से लेकर 242 तक किसके बारे में? तो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित जिक्र किया गया है। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए भाग 1 में क्या है? तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है? तो नागरिकता है। इसी प्रकार हमें सभी भागों को जानना पड़ेगा। ठीक है, टोटल भागों की संख्या 22 भाग याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 नंबर हमारा कि संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित करता है, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जो है संदर्भित करता है। तो ये हमारा है अनुच्छेद 112। कौन सा है? अनुच्छेद 112, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अनुच्छेद 112 जो है केंद्रीय बजट से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है? तो केंद्रीय बजट से संबंधित है। अनुच्छेद 102 क्या है? तो अनुच्छेद 102 जो है वो संसद के जो है निर्भरता से संबंधित है। ठीक है, संसद की कोई चीज से संबंधित है? संसद में जो सदस्यों की जो निर्भरता है, क्वालिफिकेशन, उससे संबंधित है 102। ठीक है, वही हमें समझना पड़ेगा। 102 हमने देख लिया। फिर अगर आपसे पूछे कि 101 का संबंध किससे है, तो संसद में अनुमानों के संबंध में प्रक्रिया से संबंधित है। और 113 जो है 113 जो है संसद में अनुमानों के संबंध में प्रक्रिया संबंधित है। ठीक है, 101 पूछेगा तो संसद में स्थानों का रिक्त होना संबंधित है। तो ये जो तीनों अनुच्छेद है, ठीक है, जैसे हमने बताया कि ए, ठीक है, 102, 103 और 101 ये सभी जो है संसद से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे भाई
कि निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता। बताना है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है किसे नियुक्त नहीं किया जाता है। बताइए कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है किसे नियुक्त नहीं किया जाता है। राज्य के मुख्यमंत्री को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, ये राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को भारत के जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, हम सभी जानते हैं। ठीक है। और राज्यों का राज्यपाल जो होता है वो भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। तो इसमें जो है राज्यों के राज्यपाल, इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। यानी राज्यों के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, तो राज्यों के मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्त करता है, ये ध्यान रखना है। तो हमने देखा कि भारत के राष्ट्रपति को नियुक्त कौन करता है भाई, तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो ध्यान रखना है कि भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति जो करते हैं वो कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति करते हैं राज्यों के मुख्यमंत्री को जो है भारत के राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। बाकी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अनुच्छेद कौन सा पूछेगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है नियुक्ति करते हैं, तो याद रखना है कि 217 अनुच्छेद है। ठीक है। कौन सा अनुच्छेद है, 217 अनुच्छेद। अगर आपसे पूछेगा कि भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है अनुच्छेद कितने के तहत, अनुच्छेद 124 के तहत जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें कि राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति जो है अनुच्छेद कितने के तहत, 155 के तहत। और ये जो है ना आपको याद रखना है ये आर्टिकल। ठीक है। ये बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, चाहे बिहार दरोगा की एग्जाम दे, चाहे बिहार एसएससी का एग्जाम दे, या बिहार पुलिस का एग्जाम दे। ठीक है। बिहार के सभी एग्जाम या अन्य किसी भी एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त किया, महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जाता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होता है, किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय है, ठीक है, उसके न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, ये सभी जो है राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है। लेकिन राज्यों के मुख्यमंत्री को जो है राज्यपाल नियुक्त करता है, ये ध्यान रखना है। भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो अनुच्छेद याद रखना है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है 217, भारत के मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 124 और राज्यों के राज्यपाल अनुच्छेद 155, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर क्वेश्चन भी देखिए, अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत के प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता। क्यों नहीं भाग ले सकता, यदि वह राज्यसभा का सदस्य है तो। अब देखिए क्या होता है कि अगर सरकार के विरुद्ध, जैसे अभी प्रधानमंत्री कौन है, माननीय मोदी जी हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी हैं। अब इनके विपक्ष में कौन है, तो राहुल गांधी जो है विपक्ष के नेता है। तो कभी कभी क्या होता है कि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास किया जाता है। ठीक है, कि जो भी ये कार्य कर रहे हैं या विश्वास नहीं है, तो मतलब लोकसभा भंग करने के उद्देश्य से मतलब जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है पास किया जाता है। तो भारत का प्रधानमंत्री इसमें क्या होता है कि सभी जो लोग मेंबर होते हैं वो वोट देते हैं। ठीक है। तो भारत का प्रधानमंत्री भी क्या है, एक मेंबर होता है। तो मतदान में भाग कब नहीं ले सकता है, ठीक है, तो जब राज्यसभा का सदस्य होगा ना तो मतदान में भाग नहीं लेगा। मतदान में भाग लेने के लिए किसका सदस्य होना अनिवार्य है, तो लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य होता है। ठीक है। तो लोकसभा के विरोधी पार्टियों द्वारा निर्देशित किया गया हो, बहुमत में हो या लोकसभा सदस्य हो, ठीक है, तो नहीं ले सकता। राज्यसभा का सदस्य है तो वो अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता, ये ध्यान रखना है। ठीक है। और हम सभी जानते हैं कि लोकसभा जो होता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 75(3), ये भी ध्यान रखना है कि अनुच्छेद जो है 75 के 3 के तहत मंत्रिपरिषद जो होता है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होता है, उत्तरदायी होता है। यानी इस सदन में जो बहुमत हासिल होने पर भी मंत्रिपरिषद बनी रह सकती है। और इसके खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो गया लोकसभा में, ठीक है, तो क्या होता है कि प्रधानमंत्री सहित जितने सारे मंत्री हैं, जो मंत्री, रेलवे मंत्री, जो भी मंत्री हैं, उन सबको इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है। और अविश्वास प्रस्ताव में लोकसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अविश्वास जो प्रस्ताव होता है उसमें सिर्फ लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसलिए अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य होने पर मतदान नहीं देता। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति को न्यूनतम आयु कितना चाहिए। अगर मान लेते हैं किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना है तो न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, तो न्यूनतम उम्र जो है 25 वर्ष। यदि वो लोकसभा का सदस्य है तो कितना, 25 वर्ष। और राज्यसभा के सदस्य होने के लिए 30 वर्ष। जैसे क्या है ना कि भारत के अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो या तो आपको राज्यसभा के मेंबर होना चाहिए या लोकसभा के मेंबर होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद सभी मिलकर जो है लोग वोट देते हैं कि किसे प्रधानमंत्री होना चाहिए। ठीक है।
तो अगर लोकसभा के आप मेंबर है तो आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, अगर आप राज्यसभा के मेंबर है तो आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो न्यूनतम आयु होनी 35 वर्ष होनी। एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो ये ध्यान रखना है कि 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो है कितना, अनुच्छेद 75 के 3 के तहत है। अनुच्छेद कौन सा है, 75 के 3 के तहत, ये भी याद रखना है। सॉरी, अनुच्छेद 75 का 1। ठीक है, तो अनुच्छेद 75 के 1 अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की क्या करता है, नियुक्ति करता है, ये ध्यान रखना है, जिसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य होता है। यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य नहीं है, ऐसा प्रधानमंत्री चुना जाता है, न तो वो मतलब प्रधानमंत्री लोकसभा का है न राज्यसभा का सदस्य है, तो उसे 6 महीना के अंदर जो होता है क्या, राज्यसभा या लोकसभा का जो है मेंबर बनना पड़ता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता। यानी जो इलेक्शन कमीशन है, तो यानी इंडियन इलेक्शन कमीशन के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव से पहले किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता है। तो ये जो है ना 48 घंटे की अवधि में, यानी भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव से पहले 48 घंटे की अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 48 घंटा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, 48 घंटा इसका आंसर हो जाएगा। और संविधान के भाग 15 में हम सभी जानते हैं, संविधान के भाग कौन सा है भाई, तो संविधान का भाग 15 इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। संविधान का भाग 15 क्या कहता है, तो भाग 15 में ही अनुच्छेद 324 से लेकर 29, अनुच्छेद 324 से लेकर कितना, 329, यही हमारा इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो संविधान में आर्टिकल कौन सा, इलेक्शन कमीशन यानी भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में पूछे तो भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि भारतीय संविधान में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किया गया था। यानी भारत की संविधान में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य जो है ना शब्द, नहीं ये 3 शब्द जो है कब किए गए थे, समाजवादी हो गया, धर्मनिरपेक्ष हो गया और लोकतांत्रिक गणराज्य, ये जो शब्द है कब शामिल किए गए थे। तो ये जो शामिल किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, तब किया गया था। कब किया गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, तब समाजवादी पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर एवं एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, ये ध्यान रखना है। और इसके तहत ही संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 के क और भाग 4 के क के तहत जोड़ा गया था। और टोटल कितने हो गए थे, तो 11 मौलिक कर्तव्य हो गए थे, ये ध्यान रखना है। 42वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है, बताइए। ये व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का जो है प्रमुख कौन होता है, तो वित्त मंत्री होता है। तो व्यापार और आर्थिक संबंधित समिति का जो होता है ना, वो होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री का काम क्या है भाई, तो व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, तो वो होता है प्रधानमंत्री होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति की अगर पूछे कि स्थापना कब हुआ था, तो ये ध्यान रखना है कि इस समिति की स्थापना होता है 3 मई 2005 को। कब होता है, 3 मई 2005 को इसकी स्थापना होता है। ठीक है, और इसका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह क्या कहलाता है। अब देखिए, गैस, धूल और अरबों सितारों के को ब्रह्मांड नहीं कहते, उसे आकाश गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे आकाश गंगा कहते हैं, ये ध्यान रखना है। हम लोग किस आकाश गंगा में रहते हैं, तो पृथ्वी की आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे, जिसे दुग्ध मेखला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिल्की वे कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं। तो देखिए, धरती के प्राकृतिक उपग्रह हमने बताया ना कि धरती के जो प्राकृतिक उपग्रह है एक ही है, और वो एक ग्रह कौन है, तो वह है चंद्रमा, यानी मून जो है हमारा क्या है, प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, अगर ऐसे ही ग्रह उपग्रह से पूछे तो बुध और शुक्र के जो है एक भी उपग्रह नहीं, ये भी याद रखना है। ठीक है, शुक्र और वरुण जो होता है वो क्या होता है, विपरीत, बाकी ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है और बाकी जो है चक्कर पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, ये भी ध्यान रखना। लेटा हुआ ग्रह पूछे तो अरुण जो है वो लेटा हुआ ग्रह है, ये भी ध्यान रखना है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। ठीक है, सूर्य की सबसे तेज गति से चक्कर कौन लगाता है, सबसे कम दिन में तो वह 88 दिन में बुध लगाता है। सबसे ज्यादा दिन कौन लगाता है, तो सबसे दूर कौन है, वरुण है, तो वरुण लगाता है। ये सभी आपको मालूम होना चाहिए।
ठीक है। सूर्य जो होता है सौर मंडल का क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि पृथ्वी की जो है बहन किसे कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को कहा जाता है। इन सब से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछेगा फिर आंतरिक ग्रह कौन कौन सा है, तो याद रखना है कि बुध है, शुक्र है, मंगल है और पृथ्वी जो आंतरिक ग्रह है। बाकी बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये बाहरी ग्रह है, ठीक है। ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन की कर्क रेखा क्या है, ठीक है। कर्क रेखा के बारे में आपसे पूछे क्वेश्चन कि कर्क रेखा है क्या, तो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में अगर हम बात करें 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, 23.5 डिग्री में किधर, उत्तरी अक्षांश हमारा कर्क रेखा है, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा है, ये ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछे कि जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि जो 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, ये क्या है मेरे भाई, तो 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है ना, ये इसे उपध्रुव वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, उपध्रुव वृत्त कहा जाता है, उपध्रुव वृत्त कहा जाता है, ठीक है। उपध्रुव वृत्त इसे कहा जाता है, ठीक है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री क्या होता है, तो जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री होता है मकर रेखा। क्या होता है, मकर रेखा, ये भी ध्यान रखना है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, कर्क रेखा होता है और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री क्या होता है, तो मकर रेखा होता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी उपध्रुव वृत्त कहलाता है, ये भी ध्यान रखना है। तो आपको मालूम हो गया होगा यहाँ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो पूछेगा उत्तरी कर्क रेखा कौन है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगर वहीं पे मकर रेखा पूछे तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि पृथ्वी की सतह के निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है, तो पृथ्वी की सतह के निकटतम वायुमंडल की अगर आपसे परत पूछे, समताप मंडल है, तो पृथ्वी के सबसे निकट जो परत है वो है कौन सी है, तो वह क्षोभ मंडल है। कौन से मंडल है मेरे भाई, तो क्षोभ मंडल जो है सबसे निचली परत है। इसकी ऊंचाई जो है ना लगभग ऊपर से 8-18 किलोमीटर पर है, आपको क्षोभ मंडल दिखाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि एरोप्लेन ये सभी जो है किस मंडल में उड़ते हैं, तो जो है समताप मंडल में उड़ते हैं, ये भी ध्यान रखना है। जैसे ही अगर 165 मीटर की ऊंचाई से ऊपर जाइएगा तो प्रत्येक जो है ना 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। और जो भी मौसम परिवर्तन होता है वो किस मंडल में होता है, तो क्षोभ मंडल में ही होता है, ठीक है। और समताप मंडल में एरोप्लेन जो है उड़ा करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ओजोन परत जो है समताप मंडल में ही दिखाई देगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि पटाखा किस देश की मुद्रा, और पटाखा किस देश की मुद्रा है, तो याद रखना है कि पटाखा जो है मकाऊ की मुद्रा है, ठीक है, ठीक है। अब मकाऊ, तो याद रखना है पटाखा किस देश की मुद्रा है, तो मकाऊ की मुद्रा है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि पनामा की मुद्रा का नाम क्या है, तो पनामा के जो मुद्रा का नाम है वो है यूएस डॉलर, ठीक है, या बालबोआ भी कहा जाता है, यूएस डॉलर है। लाओस का अगर मुद्रा पूछे तो वह किप है, लाओस की मुद्रा का नाम क्या है, किप है। पनामा के पूछेगा तो क्या है, यूएस डॉलर है, ठीक है, यूएस डॉलर है, ठीक है, ठीक है, यूएस डॉलर है। वहीं पे अगर मैक्सिको के पूछे तो याद रखना है कि मैक्सिको की क्या है, तो मैक्सिको की जो है पीसो है, करेंसी का नाम क्या है, पीसो है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का जो है स्कॉटलैंड कहा जाता है। अब बताइए कि पूर्व का स्कॉटलैंड जो है किसे कहा जाता है, पूर्व का स्कॉटलैंड जो है किसे कहा जाता है, इम्फाल को, शिलोंग को, आइजेल को या सिलचर को कहा जाता है। तो पूर्व का जो आइसलैंड है ना वो शिलोंग को कहा जाता है। और शिलोंग कहाँ पे है, हम सभी जानते हैं कि शिलोंग जो है मेघालय में पड़ता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा भारत में कहाँ पे होता है वर्षा, तो मासीराम मेघालय में ही होता है। मासीराम एक जगह है, वहां पे जो है बहुत ज्यादा बारिश होता है। और चेरापूंजी में भी दूसरे नंबर पर अगर आपसे पूछे तो चेरापूंजी हो गया, ठीक है। और मेघालय की ही राजधानी क्या है, शिलोंग है, इसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है मेघालय, ठीक है, और मेघालय की राजधानी है शिलोंग, ये भी ध्यान रखना है। शिलोंग के आसपास बहुत इतना इलाका खूबसूरत है ना, जाइएगा तो मतलब मन लुभावना हो जाएगा। उसकी जो खूबसूरती जो है यूरोप का जो है स्कॉटलैंड से किया जाता है, ठीक है, ये भी याद रखना है। और यहाँ पे एक एलिफेंट फॉल है, ठीक है, क्या है, एलिफेंट फॉल है, एलिफेंट फॉल है। यहाँ बहुत खूबसूरत देखने में लगता है एलिफेंट फॉल, ठीक है। कहाँ पे है, तो शिलोंग में ही है, ये भी ध्यान रखना है। तो आपसे पूछेगा कि एलिफेंट फॉल कहाँ है, तो यहीं पे है, शिलोंग में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला, बताइए कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो है अरावली है। अरावली जो है ना भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। आपको पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और हिमालय इस पे नजर ही नहीं रखना है, कौन सी है, अरावली है। और अरावली कहाँ है, हम सभी जानते हैं कि अरावली जो है वो पश्चिमी भाग, यानी अरावली जो है ना भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में पड़ता है। किधर पड़ता है,
तो राजस्थान में पड़ता है, ये ध्यान रखना है। और अरावली जो है सबसे प्राचीन है। अगर पूछे कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी याद रखना है कि गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर है, गुरु शिखर है। अगर गुरु शिखर की ऊंचाई पूछे तो ये भी याद रखना है कि 1722 मीटर जो गुरु शिखर के ऊंचाई है। तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली कहाँ है? राजस्थान में। ये सबसे प्राचीन यानी पुरानी पर्वत श्रृंखला है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, पगलागाड़िया बांध परियोजना कहाँ पे है? तो देखिए पगलारिया बांध, यहाँ पे जो है पगलारिया बांध पूछ रहा है। तो पगलारिया बांध कहाँ पे है? मेघालय में है, पश्चिम बंगाल में, कि नागालैंड में, कि असम है? तो याद रखना है कि पगलारिया जो है ना, पगलारिया जो है असम है। कहाँ पे है पगलारिया? तो असम राज्य में है, ठीक है। और ये बांध जो है कहाँ पे है? तो असम में कौन सी नदी बहती है? तो याद रखना है कि ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, ब्रह्मपुत्र नदी पर ये बना हुआ है, ठीक है। और इसकी अगर हाइट पूछे कि हाइट कितना है, तो हाइट याद रखना है कि हाइट जो है, हाइट पूछेगा नहीं, हाइट जो है 25 मीटर है। कितना है? 25 मीटर पर है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कि जो पगलारिया बांध है वो कहाँ पे है? पगलारिया बांध परियोजना तो असम में है। पगलारिया बांध परियोजना असम में ब्रह्मपुत्रा नदी पर है, ठीक है। किस नदी पर है? तो असम में ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। नेक्स्ट है कि गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए। गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर हम सभी जानते हैं, गेहूं को नहीं कहा जाता है भाई, ना ऊन को कहा जाता है, ना रेयन को कहा जाता है। रेयन मारिएगा तो हो जाएगा गलत, ठीक है। तो गोल्डन फाइबर जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है, ठीक है। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है। गेहूं के उत्पादन में पूछेगा कि सबसे प्रथम राज्य कौन है, तो याद रखना है कि गेहूं के उत्पादन में सबसे प्रथम राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, याद रखना है। जूट को ही गोल्डन फाइबर कहा जाता है, ठीक है। और विश्व में भारत जो है जूट में सबसे अग्रणी है, याद रखना है। जूट का पहला कारखाना पूछेगा तो ये कब खोला गया था? तो 1855 में खोला गया था पहला कारखाना। और कब खोला था ये भी ध्यान रखना है, कहाँ खुला था? तो इसके बारे में बताते हैं कि कोलकाता में खुला था। कहाँ पे खुला था? कोलकाता में खुला था। इसको हम लिख देते हैं, कोलकाता में पहला कारखाना, जूट का पहला कारखाना खुला था, याद रखना है। कोलकाता के रिसरा नामक स्थान पर खुला था, ठीक है। और जूट के ज्यादा कारखाना जो है ना पश्चिम बंगाल में ही, ये भी याद रखना है, ठीक है। सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में ही जूट होता है। नेक्स्ट है कि भारतमाला परियोजना जो है किससे संबंधित है? जूट सबसे ज्यादा याद रखना है, जूट में अग्रणी राज्य है पश्चिम बंगाल। भारतमाला परियोजना अगर आपसे पूछेगा कि भारत जो माला परियोजना है वो किससे संबंधित है, तो याद रखना है कि भारतमाला जो परियोजना है ना, भारतमाला यानी माला क्या होता है? सभी मतलब फूलों को जोड़ कर एक माला बनता है। तो ये जो भारतमाला परियोजना है किससे संबंधित है? तो राजमार्ग से, यानी सभी राजमार्गों को क्या करना है? जोड़ने से संबंधित है, ठीक है। तो भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो राजमार्ग से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ से नंबर शायद छूट गया है तो आपको मैनेज कर लेना है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता किस शहर का शाब्दिक मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछ रहा है कि मृतकों का टीला यानी जो है मरे हुए का टीला जो है कहाँ से मिला है? मोसोपोटामिया से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है, बालाकोट से। तो हम सभी जानते हैं कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी ने किया था, ठीक है। किसके लिए मोहनजोदड़ो रखा हुआ था? तो राखल दास बनर्जी के लिए। और कब इन्होंने खोज किया था? तो 1922 में राखल साहब ने किए थे, ठीक है। राखल दास बनर्जी, ये याद रखना है, राखल दास जो है बनर्जी ने खोज किया था, ये याद रखना है, ठीक है। राखल दास बनर्जी ने खोज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो ये भी याद रखना है कि हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी किए थे, ठीक है। दयाराम जी ने किया था हड़प्पा की खोज। और ये कब किए थे? तो 1921 में हड़प्पा की खोज किए थे। अगर आपसे पूछेगा कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो याद रखना है कि मोहनजोदड़ो जो है ना वो सिंधु नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी। हड़प्पा आपसे पूछेगा किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, मेसोपोटामिया एक सभ्यता है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में, लुम्बिनी में, वैशाली में, कि मगध में? तो गौतम बुद्ध का नेपाल के कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी शहर में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बौद्ध वृक्ष राजगिरी में हुआ था ज्ञान की प्राप्ति। तो याद रखना है कि नेपाल के लुम्बिनी में बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, इनका जन्म हुआ था। इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। तो ये याद रखना है, लाइट ऑफ एशिया यानी
जो एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इनका जन्म याद रखना है कि कब हुआ था, तो 563 जो है ईसा पूर्व में हुआ था। ईसवी और ईसा पूर्व में कंफ्यूजन है ना, बीसी में हुआ था, ये ध्यान रखना है। इनके पिता का नाम क्या था, सुद्धोधन, जो साक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम महामाया था और मौसी थी प्रजापति गौतमी। महामाया की मृत्यु हो जाती है तो इनका पालन पोषण महा जो है मतलब प्रजापति गौतमी ही करती है। इनके बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था, ये भी ध्यान रखना है। इनके पुत्र का नाम क्या था, राहुल था। इन्होंने कितने वर्ष की तपस्या किए थे, तो 6 वर्ष की तपस्या करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, गौतम बुद्ध जो है इन्होंने घर छोड़ा, फिर उसके बाद जो घर छोड़ा तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, अपना सबसे पहले उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना है कि गौतम बुद्ध ने जो है सबसे सारनाथ में, ठीक है, सबसे पहला उपदेश और सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में ही दिया था। ठीक है, ध्यान रखना। और यही प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, और मृत्यु हुई थी तो उसे क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही देगा। ठीक है, तो अगर आपको डिटेल में प्राचीन इतिहास पढ़ना है तो आप लूसेंट का सीरीज जो है 10 घंटा का क्लास पूरा लूसेंट मतलब लूसेंट का निचोड़ एक एक पॉइंट जो है कैसे पढ़ना है समझा कर आपको बताया गया है। आप जरूर जाकर देखिएगा, नहीं देखिएगा तो वीडियो ऑन करके सुनिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा पूरा प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में क्या पूछा जाता है, हम सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, हड़प्पा सभ्यता मतलब सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। ठीक है, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, याद रखना है। फिर उसके बाद जो वैदिक काल हो गया, इसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म से प्रश्न पूछे जाते हैं, मौर्य साम्राज्य से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में डिटेल के साथ जो है बहुत सारे शक, पल्लव, कुषाण सब के बारे में बताया गया है, अब जरूर जाकर देखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि कनिष्क जो है किस वंश से संबंधित है। अब देखिए कनिष्क की अगर हम बात करें तो हम सभी जानते हैं, इसके बारे में बताया है, चोल था कि पल्लव था कि कुषाण था। कनिष्क जो था प्रतापी शासक था, राजा था। ठीक है, और कनिष्क के काल में क्या हुआ था, चौथा बौद्ध संगीति हुआ था, कहाँ पे, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो वसुमित्र कर रहे थे। ठीक है, ये सब जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो है कब गद्दी पर बैठा था कनिष्क, तो याद रखना है कि 78 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा था। कब बैठा था, तो 78 ईस्वी में ये जो है गद्दी पर बैठा था। और इसी ने जो है एक संवत चलाया था जिसका नाम था क्या, शक संवत नाम था। तो शक संवत को किसने चलाया था, तो शक संवत को चलाया था किसने, कनिष्क ने ही चलाया था। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको याद रखना है। ठीक है, बौद्ध चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में इसी के समय में होती है और उसके अध्यक्ष वसुमित्र रहते हैं। ठीक है, और चतुर्थ बौद्ध संगीति में हीनयान महायान जो था दो विभागों में बढ़ जाता है। ये सभी क्वेश्चन आपको लूसेंट में मिलेगा, एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा आप उसको करने के बाद। ठीक है, और उसका सीरीज चल रहा है। ठीक है, उसको कुछ मतलब क्लास में इसको कंप्लीट कर देना है। कहने का मतलब है कि हमने उसमें क्या किया ना कि प्राचीन इतिहास हमने कंप्लीट किया, फिर उसके बाद मध्यकालीन, फिर उसके बाद आधुनिक, फिर उसके बाद विश्व इतिहास। ठीक है, फिर उसके बाद ज्योग्राफी में 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगर हम बात कर रहे हैं पॉलिटी में तो 1 वीडियो या 2 वीडियो लगेगा, क्योंकि यूट्यूब का जो है ना रूल है कि 12 घंटे से ज़्यादा जो है आप वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। ठीक है, तो जितना हो, अगर 24 घंटे का हो तो 2 पार्ट में हम करेंगे, क्योंकि छोटा नहीं करेंगे, जो भी करेंगे मास्टर वीडियो ही करेंगे, ताकि आप आराम से किया कीजिए कि ओपन कीजिए, रात को सोते समय भी ऑन कर दीजिए। नींद ना आए तब तक सुनिए, नींद आएगा तो सो जाइएगा, फिर सुनिएगा, रिवीजन कीजिएगा और अच्छी तरह जो है कहानी के अनुसार, और बहुत जो लूसेंट में नहीं दिया उससे एक्स्ट्रा भी बताया गया है उसमें, आप जरूर देखिएगा और टिप के साथ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो एहोल शिलालेख है, एहोल शिलालेख किस शासक से जुड़ा, इसके बारे में भी हमने बताया कि एहोल शिलालेख जो है ना वो जुड़ा हुआ है पुलकेशिन द्वितीय से। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है, तो एहोल शिलालेख जो जुड़ा हुआ है किससे जुड़ा हुआ है, तो पुलकेशिन जो है द्वितीय से जुड़ा हुआ है, याद रखना है। ठीक है, तो शिलालेख किससे जुड़ा हुआ है, एक तो अशोक और फिर तो अशोक से ये है, नहीं तो पुलकेशिन द्वितीय से जुड़ा हुआ है एहोल शिलालेख। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, इसके जो है रचनाकार कौन है एहोल शिलालेख के, तो यह है रवि कीर्ति। कौन है, रवि कीर्ति इसके रचनाकार हैं, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये सभी हमने आपको बता रखा है उसमें। तो रवि कीर्ति इसकी क्या है, रचनाकार है, ये याद रखना है। ठीक है, और इसमें जो है ना पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच के युद्ध के बारे में जो है वर्णन मिलता है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली क्या था,
ठीक है। इसको जो है मध्यकालीन भारत में हमने बताया था कि इक्ता का मतलब क्या होता है, तो इक्ता का मतलब होता है जमीन। क्या होता है? जमीन। ठीक है। तो ये जो जमीन पर जो है टैक्स वसूलने वाला काम किया था, किसने किया था? तो इक्ता प्रणाली हमने आज मतलब जो है आपको वीडियो इसको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो इक्ता प्रणाली किसने शुरू किया? तो याद रखना है, इक्ता प्रणाली की जो है शुरू किया था इल्तुतमिश ने। इसे इक्ता, इसे इल्तुतमिश। तो इसको आसानी से आपको याद करने में मदद मिलेगा। ठीक है। तो इक्ता प्रणाली को किसने शुरू किया था? तो इल्तुतमिश ने शुरू किया था। ये कब शुरू किया था? तो ये जो है गुलाम वंश से संबंधित है। 1226 में जो है इसने शुरू किया था। ठीक है। 1226 में इसने शुरू किया था। ठीक है। इक्ता का मतलब एक भूखंड होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था? अब बताइए, हरियर और बुक्का, इसके बारे में हमने बताया था। ठीक है। तो बुक्का प्रथम जो है किससे है? तो याद रखना, हरियर और बुक्का जो है ना 1336 में विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश, ठीक है, याद रखना, एक संगम वंश है, सालू वंश है, तुल्लु वंश है, और एक है अराविड वंश है। ठीक है, ये याद रखना है। ये चारों वंश जो है किससे है? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तो बुक्का प्रथम की अगर बात में बोल रहा है तो बुक्का जो प्रथम है वो किससे है? तो संगम वंश से। किससे है? तो संगम वंश है। ये ध्यान रखना है। दक्षिण भारत का ये शासन है। ठीक है। और बुक्का प्रथम की अगर हम कार्यकाल की बात करें तो ये जो है शायद 1356 से लेकर 1370 तक, 1377 तक है। ठीक है, इसका जो है कार्यकाल रहता है बुक्का प्रथम के। ठीक है। और ये संगम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है। तो संगम का बुक्का प्रथम। ठीक है। हरियर और बुक्का 2 भाई थे, याद रखना, हरियर और बुक्का। ठीक है। और 1336 में ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है, ये भी ध्यान रखना है। हरियर और बुक्का करते हैं मिलकर। नेक्स्ट है कि अहमदनगर जो है किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर के, यानी अहमदनगर की रानी थी, बादशाह अकबर का विरोध किए थे? तो रानी का नाम क्या था जिन्होंने अकबर का विरोध किए थे? तो ये याद रखना है कि उस रानी का नाम था चांद बीबी। क्या नाम था? चांद बीबी। ठीक है। तो अकबर का विरोध करने वाली अहमदनगर की जो रानी थी वो कौन थी? चांद बीबी थी। ठीक है। जिन्हें चांद बीबी को ही चांद सुल्ताना कहा जाता है, चांद खातून कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। और ये भारतीय मुस्लिम महिला योद्धा थी, ये ध्यान रखना है। ये बीजापुर हो गया और अहमदनगर की संरक्षिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आईने अकबरी किसने लिखी थी? अब देखिए, आईने अकबरी किसने लिखी थी, और यह जो है 16वीं शताब्दी के विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का जो है विस्तृत वर्णन मिलता है। तो बताना है कि आईने अकबरी जो है ना किसने लिखा है? तो आईने अकबरी को जो लिखा है वो लिखा है अबू फजल ने। आईने अकबरी किसने लिखा है? अबू फजल ने लिखा है। ठीक है, ये याद रखना है। आईने अकबरी किसने लिखा है? तो आईने अकबरी को जो है अबू फजल ने लिखा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि केप ऑफ गुड होप, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? बताइए, जो केप ऑफ गुड होप है वो कहाँ पे है? तो केप ऑफ गुड होप जो है ना उसे उत्मासा अंतरिप भी कहा जाता है। केप ऑफ गुड होप को क्या कहा जाता है? जो है उत्मासा अंतरिप भी कहा जाता है। और ये जो है दक्षिण अफ्रीका में, केप ऑफ गुड होप कहाँ पे है? तो दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है। और जो वास्को डी गामा था वो केप ऑफ गुड होप के रास्ते ही जो है ना भारत की खोज की थी 1498 में, हम सभी जानते हैं। ठीक है। तो केप ऑफ गुड कहाँ है? तो साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट हमारा है कि केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था? अब बताइए, केरल में जो मोपला विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। ठीक है। और आपको क्वेश्चन फंसाने के लिए दे देगा 1922, 1921, 1923, तो मुंह बा दीजिएगा हम लोग। ठीक है, हम भी बाए हैं। तो केरल में जो मोपला विद्रोह हुआ था कब हुआ था? 1921 में हुआ था। ये जो मोपला विद्रोह था वो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। ठीक है। जो मोपला समुदाय के जो लोग थे वो केरल के मालाबार तट पर रहते थे, और ब्रिटिश जो थे उनके भावनाओं के कारण इस समुदायों ने जो है मतलब ब्रिटिश से उनका जो है भावना के खिलाफ जो है क्या हुआ कि हिंसक पैदा हो गया, हिंसक आंदोलन ले लिया। ठीक है, जिसे मोपला विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और मोपला जो थे वो अरब व्यापारियों के वंशज थे जो केरल तट पर क्या थे? बसे हुए थे। और अंग्रेजों की जो तुष्टिकरण की वजह से ये युद्ध होता है, तो याद मतलब संघर्ष होता है। तो मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में, याद रखना है। ठीक है, 1921 मोपला विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीरी मैरी की यात्रा के बाद सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया था? अब अंग्रेज का जो किंग था वो जॉर्ज पंचम, ठीक है, और महारानी मैरी की यात्रा के बाद जो है 1911 की बात हो रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो देखिए, बोल रहा है कि 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है?
तो गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया जो था वो क्या बन गया था, तो पर्यटक स्थल बन गया था, लोकप्रिय जो है पर्यटक स्थल बन गया था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो याद रखना है कि इस समय जो गवर्नर था लॉर्ड हार्डिंग था, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग कौन था, द्वितीय था, ये भी ध्यान रखना है। इस समय जब ये आया था तो इस समय गवर्नर पूछता है एग्जाम में कि लॉर्ड हार्डिंग कौन था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय इस समय गवर्नर था, ये भी ध्यान रखना है। दिल्ली दरबार का आयोजन कब होता है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखना है कि दिल्ली दरबार का जो आयोजन होता है 1911 में ही दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, जिसमें किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी को बंबई में समुद्र तट पर एक भव्य प्रवेश द्वार बनाया गया था। यानी इन्हीं की जो है मतलब आए थे ना, तो ये जो गेट ऑफ इंडिया जो है मतलब क्या है, एक प्रवेश द्वार ही है, इसे बनाया गया था, जिसे गेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। और अब यह जो है लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी बन गया है। तो बोल रहा है क्वेश्चन क्या है कि जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी की यात्रा में 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय स्थल बन गया था, तो है गेट ऑफ इंडिया। कहाँ पे है, गेट ऑफ इंडिया मुंबई में है, ठीक है। और किस लिए बना, इसका उद्देश्य आपने समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूना समझौता जो है कब हुआ था, तो पूना जो समझौता हुआ गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था, कब हुआ था, 1932 में हुआ था, ठीक है। तो पूना समझौता कब हुआ था, 1932 में। और डेट भी दे देता है, तो याद रखना है 24 सितंबर, ठीक है, 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता होता है किन के बीच, तो महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के। कहाँ पे, तो पुणे के यरवदा जेल में ये होता है, ये ध्यान रखना है, जिसमें वंचित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की यानी सांप्रदायिक पंचायत के लिए मांग किए थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो है त्याग दे दिया जाता है, ठीक है, कि चलिए जो है ये अलग से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि गांधी जी जो है ना वो अनशन पर बैठ जाते हैं कि एक तो पाकिस्तान का मांग अलग होते रहता है, ठीक है, मुस्लिम लोग करते रहते हैं, और भीमराव अम्बेडकर क्योंकि उनका भी जायज मांग था, क्योंकि जिस हिसाब से जो है लोगों के साथ जो है उनके समाज का या उनके साथ जो हुआ तो उनके लिए तो करना ही था, अगर वो नहीं करते तो कौन करता, क्योंकि इतने पिछड़े लोग थे, इनको बुद्धि नहीं थी, अभी भी भ्रष्ट लोग हैं, अभी भी समझ से परे, लोगों को समझ में नहीं आता क्या सही किए क्या गलत हुआ, ठीक है। तो वो तो एक समझिए कि अवतरित भगवान के रूप में आए और इन लोगों के लिए जो है क्या किए, वो लोग समझिए कि अच्छा काम किए, और इसलिए जो है भीमराव अम्बेडकर को याद भी किया जाता है, बहुत अच्छा काम करके गए, सभी के लिए, महिला के लिए, चाहे वंचितों के लिए, सबके लिए जो है अच्छा काम करके गए, और देश के लिए भी, और उन्होंने ज्यादा जिद नहीं किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए मदरसा की स्थापना की थी, कब की थी। अब देखिए 1781 में भारत के जो पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। तो मुस्लिम कानूनों के अध्ययन और शिक्षण के लिए जो है किस मदरसा की स्थापना की थी, तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी, ठीक है। और यहीं से जो है मदरसा की शुरुआत हो जाती है। तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई थी, 1781 में, और वो गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था, तो याद रखना है कि वारेन हेस्टिंग्स था गवर्नर, ठीक है। कौन था, वारेन हेस्टिंग्स, ये प्रथम गवर्नर था भारत का, जिसने क्या किया था, मदरसे की शुरुआत की थी, ये ध्यान रखना है। तो कहाँ खुला था, तो कलकत्ता में खुला था। नेक्स्ट है किस भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है, तो भारतीय पंचवर्षीय योजना का जो वास्तुकार किसे कहा जाता है, तो पीसी महानोलोबिस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, पीसी महानोलोबिस को जो है पंचवर्षीय योजना का क्या कहा जाता है, वास्तुकार कहा जाता है, ठीक है। और हम सभी जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना शुरू कब से होती है, तो 1951 से शुरू हो जाती है, ये ध्यान रखना है। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में और इसे खत्म कर दिया जाता है, पंचवर्षीय योजना के स्थान पर जो है नीति आयोग आ जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सॉरी, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आता है। पंचवर्षीय योजना जो है ये 1951 से 56, और नीति आयोग के स्थान, योजना आयोग के स्थान पर क्या आ जाता है, नीति आयोग 2014 में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, बताइए। भारत में जो बचत बैंक है, बचत बैंक यानी सेविंग अकाउंट है, तो उस पर दी जाने वाली जो ब्याज दर है वो कौन निर्धारित, किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है। तो ये जो हम सभी जानते हैं कि जो निर्धारित करेगा, जो इस बैंक में खाता आपका है, सेविंग अकाउंट है, वही निर्धारित करेगा, ठीक है। यानी जिस बैंक में सेविंग अकाउंट रहेगा वही निर्धारित करेगा। तो भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो संबंधित बैंक के द्वारा निर्धारित की जाती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एक कुछ फुल फॉर्म भी याद रखना है, जैसे रेपो रेट जो है कौन तय करता है, तो आरबीआई तय करता है, क्योंकि आरबीआई जो है रेपो रेट के तहत जो है अन्य बैंकों को, वाणिज्यिक बैंकों को क्या देता है, ऋण देता है, ठीक है। और उसके हिसाब से जो है
वो जो वाणिज्यिक बैंक है वो अपने ग्राहकों को ऋण देता है। अगर महंगा रेपो रेट है तो महंगा ऋण देगा, अगर सस्ता रेपो रेट है तो सस्ता ऋण देगा। ठीक है, मतलब सस्ता ब्याज पर ऋण देता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक एसएलआर याद रखना है कि एसएलआर जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि एसएलआर क्या है। ठीक है, तो एसएलआर का जो फुल फॉर्म है याद रखना है कि स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। ठीक है, और इसकी जो निर्धारण कौन करता है तो आरबीआई करता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि प्रथम बार सेवा कर भारत में किस वर्ष लागू किया गया था। प्रथम बार जो सेवा कर था वो किस वर्ष लागू किया गया था तो 1994 में लागू किया था। प्रथम बार सेवा कर कब के लाया गया था तो 1994 के तहत लागू किया गया था। ठीक है, सेवा कर यानी सर्विस टैक्स, जिसे हम क्या कहते हैं सर्विस टैक्स कहते हैं। तो सर्विस टैक्स आपको पहली बार कब लागू किया गया था तो 1994 में किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये जो था इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, और भारत में सेवा की शुरुआत वित्त अधिनियम 1994 के तहत पहली बार 1994 में ही लागू किया गया था। ठीक है, अधिनियम भी 1994 का ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है। पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है, कर है पूंजी प्राप्ति का हिस्सा, उधार भी है और विनिवेश भी है। ऋण की वसूली जो है पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है। ठीक है, कौन है भाई, इसमें से आंसर क्या हो जाएगा। तो पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है, क्या है तो ऋण की वसूली पूंजी प्राप्ति का हिस्सा है, उधार पूंजी प्राप्ति का हिस्सा है, विनिवेश जिसमें निवेश करेंगे तो उसमें पूंजी प्राप्ति का, टैक्स जो है पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है। ठीक है, टैक्स देते हैं तो आपको उम्मीद है उससे आप नहीं रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा। ठीक है, पूंजी प्राप्ति किसे कहा जाता है, अगर हम बात करें कि ये जो पूंजी प्राप्ति है आखिर मेरे भाई किसे कहा जाता है, आप तो बता दिए, तो इसे कहते किसे है तो उन सार्वजनिक प्राप्तियों को कहा जाता है जो पूंजीगत प्राप्तियां जिससे सरकार के उत्तरदायित्व में वृद्धि और सरकार की परिसंपत्तियों में कमी होती है, उसे पूंजीगत प्राप्ति कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब शुरू किया गया था। तो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2006 में शुरू किया गया था। कब तो 2 फरवरी 2006 महात्मा गांधी। ठीक है, ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब शुरू किया गया था तो 2 फरवरी 2006 को शुरू किया गया था, ये ध्यान रखना है। और जिसमें 100 दिन का रोजगार देने का प्रावधान था। कितने दिन का तो 100 डे का रोजगार देने का जो था प्रावधान था, ये ध्यान रखना है। लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसे पुनः नामकरण जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण जो है रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा कर दिया जाता है। कब मनरेगा कर दिया जाता है, ये पहले जो महात्मा गांधी रोजगार अधिनियम का शुभारंभ होता है 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये जो है ना नरेगा पहले था, नरेगा के रूप में शुरू होता है, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरू होता है कब 2 फरवरी 2006 को। लेकिन ये जो है मनरेगा कब हो जाता है, पहले था ये नरेगा, क्या था पहले नरेगा, लेकिन नरेगा से ये जो है मनरेगा हो जाता है कब, इसको हिंदी में लिख देते हैं। पहले ये क्या था नरेगा था, और नरेगा कब था, नरेगा की स्थापना होती है 2 फरवरी 2006 में, लेकिन बाद जो है मनरेगा हो गया। मनरेगा कहने का मतलब महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना। ठीक है, रोजगार गारंटी योजना। तो ये मनरेगा आपसे पूछेगा कि कब हो गया था तो 2 अक्टूबर 2009 को हुआ था। कब हुआ था 2 अक्टूबर 2009 को ये जो हो गया था मनरेगा हो गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नरेगा में शुरू हुआ था और 100 दिन का जो है रोजगार देने का इसमें प्रावधान था। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि महाराष्ट्र सरकार ने किसके अवसर पर अस्मिता योजना शुभारंभ किया था। ये जो अस्मिता योजना शुरू किया था वो कौन शुरू किया है तो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। अस्मिता योजना किसने शुरू किया है तो अस्मिता योजना जो है महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, तो ये जो है किस लिए किया गया हो गया तो अस्मिता योजना जो है कैंसर के लिए, अस्मिता की बात कैंसर बिल्कुल नहीं, सहायता दिवस, पुरुष दिवस, पुरुष से तो मतलब नहीं है, महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है, ठीक है, उसी के अवसर पर अस्मिता जो है योजना शुरू किया गया था, ये ध्यान रखना है, हम सभी जानते हैं। तो महिला और बालिकाओं को में जो स्वच्छता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने और उनके सैनिटरी नैपकिन के बारे में जानकारी प्रदान के लिए, जो पैड होता है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कम कीमत पर हर महिला को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार जो था वो 8 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अस्मिता योजना शुरू करता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ है, जिसे हम BIS कहते हैं, क्या कहते हैं
BIS कहते हैं। तो ये BIS का मुख्यालय कहाँ है? बार्सिलोना है कि बेसेल है? तो बेसेल है। कहाँ पे है? तो BIS का मुख्यालय जो है बेसेल है। ठीक है, तो बर्लिन, बैंकॉक और बार्सिलोना नहीं है, बेसल है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये कहाँ है? बेसेल है। और बेसेल अगर आपसे पूछेगा कि ये कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड है। ठीक है, स्विट्जरलैंड है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि पंजाब में अनाज काटने के समय निम्न में से कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? जब पंजाब में अनाज काटा जाता है तो कौन सा? तो भागरा करते हैं। भागरा 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 भागरा, कौन सा डांस होता है? तो भागरा होता है। ठीक है, अगर आपसे कथक पूछे कि कथक कहाँ के है भाई, तो कथक जो है ना उत्तर प्रदेश का है। कथक कली पूछेगा तो केरल का, उड़ीसा का है। गरबा कहाँ का है? तो गरबा जो है याद रखना है कि ये जो है गुजरात का है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और भांगड़ा कहाँ का है? तो हमने भी देखा कि भांगड़ा जो है पंजाब का है। ठीक है, पंजाब का है भांगड़ा। ठीक है, और ये भांगड़ा जो होता है वो अनाज काटने के समय ये डांस होता है भांगड़ा। ठीक है, ये ध्यान रखना है भांगड़ा, जिसमें पंजाबी भाषा के गीत बजते हैं और लुंगी और पगड़ी पहनकर जो है बांधे लोग घरों घेरे बनाकर जो एक पंक्ति में ढोल बजा बजाकर भांगड़ा पाजी डांस करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक है? अब देखिए अरुण शौरी की अगर हम बात करें तो किसकी पुस्तक है? अरुण शौरी। अरुण शौरी इनमें से कौन से बुक लिखा है? तो अनीता देसाई, ये अनीता गेट्स बेल, या अनीता गेट्स लाइफ, या अनीता गेट्स दी बॉल। तो इन्होंने लिखा है, अरुण शौरी की किताब है जिसका नाम है अनीता गेट्स बेल। क्या लिखा है? अनीता गेट्स बेल पुस्तक जो है किसने लिखा है? तो अरुण शौरी ने लिखा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अधिनियम राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, क्या क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय जो है ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है 14 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1921 में किस टीके की खोज के लिए दिया गया था? तो पहला जो नोबेल पुरस्कार था 1901 में दिया गया था, तो किस टीके के लिए दिया गया था? तो डिप्थीरिया के टीके के लिए दिया गया था नोबेल पुरस्कार। ठीक है, नोबेल पुरस्कार पहला जो था मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में, तो किस टीके के लिए मिला था? तो डिप्थीरिया के क्षेत्र में दिया गया था। ये ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके जो वैज्ञानिक है, किस वैज्ञानिक को मिला था? तो याद रखना है कि एमिल वान बेहरिंग है। ठीक है, कौन है? एमिल वान बेहरिंग। ठीक है, इन्हें ही मिला था ये चिकित्सा के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार एमिल वान बेहरिंग को 1901 में दिया गया था। ठीक है, ये शरीर जर्मन के कहाँ के थे ये भी याद रखना है कि अगर आपसे पूछे कि कहाँ के थे तो ये जर्मनी के थे। ठीक है, जर्मन थे ये। ठीक है, और जिन्हें शरीर क्रिया विज्ञान से संबंधित है इन्हें डिप्थीरिया के टीका के लिए नोबेल पुरस्कार पहली बार मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। तो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में स्थित एक बायो रिजर्व है, भारत में स्थित एक जो है बायो रिजर्व है जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है, तो कौन सा है? तो देखिए भारत में स्थित एक बायो रिजर्व है जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल है, वो कौन सा है? तो ये ध्यान रखना है कि वो है सुंदरवन। और सुंदरवन कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में है, ध्यान रखना है। और ये यूनेस्को विरासत में कब शामिल हुआ था? तो याद रखना है कि 1987 में शामिल हुआ था। कब? 1987 में शामिल हुआ था। पंचमढ़ी कहाँ है? तो याद रखें कि पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है तो ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। अब देखिए सुंदरवन कहाँ में? सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल का है। सुंदरवन कहाँ का है? इसको लिखना भूल गए, पश्चिम बंगाल का है। और ये जो है यूनेस्को की विश्व विरासत में कब शामिल हुआ? 1987 में शामिल हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि जीईओ का पूर्ण रूप क्या होता है? जीईओ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो जीईओ का पूर्ण रूप देखिए बिहार बीपीएससी में क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, तो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट होता है। क्या होता है? जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट होता है। ठीक है, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट होता है इसका आंसर। ठीक है, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, यहाँ जियोग्राफिकल अर्थ ऑर्बिट मारिएगा तो गोइल भैंसिया पानी में, जियोग्राफी अर्थ ऑर्बिट गलती, जियो स्ट्रक्चर गलती। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है जियो स्टेशनरी क्या होता है? जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट होता है। ठीक है,
जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट होता है, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट होता है, ये ध्यान रखना है। और जो ऑर्बिट में जो है मतलब हमारा जो भी उपग्रह होता है, सैटेलाइट होता है, तो उसको कितना किलोमीटर की दूर पर पृथ्वी से, पृथ्वी की सतह से कितना दूर, कितना किलोमीटर दूर पर स्थापित किया जाता है, तो 36,000 किलोमीटर दूर पर स्थापित किया जाता है। जितना सैटेलाइट होता है ना, वो 36,000 किलोमीटर के दूर, पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की दूर पर जो है उसे स्थापित किया जाता है ऑर्बिट में, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अग्नि द्वितीय क्या है? अग्नि जो द्वितीय है वो क्या है? हम सभी जानते हैं कि अग्नि द्वितीय जो है एक बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है? तो एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी ध्यान रखना है। अग्नि द्वितीय क्या है? तो एक जो है बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसे किसने बनाया है? तो डीआरडीओ ने बनाया है। कब, किसने बनाया है? तो डीआरडीओ ने बनाया है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन हमारा कि कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल को क्या कहा जाता है? अब देखिए, निब्बल को क्या कहा जाता है? तो एक निब्बल में जानते हैं कितना होता है? अगर आपसे पूछे कि एक निब्बल में कितना बाइट होता है, तो याद रखना है कि 4 बाइट होता है। कितना होता है? 4 बीट होता है। ठीक है, याद रखना है। एक निब्बल में कितने होते हैं? तो एक निब्बल में 4 बीट होते हैं। ये हमें क्या होना चाहिए? मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल को क्या कहा जाता है? तो आधा बीट, बीट या बाइट, तो हम सभी जान गए कि क्या कहा जाता है। तो एक निब्बल में 4 बीट कहा जाता है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि एक बाइट जो होता है कितना निब्बल के बराबर होता है? एक बीट जो होता है कितना के बराबर होता है? तो एक बीट जो होता है वो 8 बाइट के बराबर होता है। एक बीट कितने के बराबर होता है? 8 जो है बाइट के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है? 8 जो है बाइट के बराबर होता है। तो हमने क्या पता किया कि आधा बाइट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आधा बाइट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आधा बाइट। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा आधा बाइट, ये ध्यान रखना है। तो कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल को क्या कहा जाता है? आधा बाइट कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? इनमें से बताना है कि कंप्यूटर का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इनमें से कौन सा जो है ना कंप्यूटर का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? जावा, विजुअल बेसिक, वर्ड प्रोसेसर या रैम, इनमें से कौन सा है? तो ये हम सभी जानते हैं कि जो वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड प्रोसेसर ये क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जावा थोड़ी ना प्रोसेसर कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसर क्या है? रैम भी नहीं है। तो वर्ड प्रोसेसर क्या है? तो एक एप्लीकेशन जो है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, जिसमें क्या टाइप करते हैं उसमें। ठीक है, क्या करते हैं? दस्तावेज बनाते हैं, ये सभी काम करते हैं। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट जो होता है सबसे लोकप्रिय सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट व्यू विंडो प्रदर्शित करती है? अब देखिए, प्रिंट व्यू प्रदर्शित करने के लिए कौन सा जो हम शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं? तो कंट्रोल+F2, सॉरी, हाँ, कंट्रोल+F2। क्या होगा? कंट्रोल+F2। ठीक है, तो कंट्रोल और F2 दबाने से क्या होता है कि प्रिंट व्यू विंडो खुलता है। ठीक है, प्रिंट व्यू विंडो यानी प्रिंट से पहले हम प्रीव्यू करेंगे उसको, तो कंट्रोल प्लस क्या करेंगे? F2। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहां आपको दिख रहा होगा Shift+F2 क्या करता है? तो Shift+F2 जो है ना उसका काम करता है टेक्स्ट कॉपी को। टेक्स्ट को क्या करना है? टेक्स्ट को जो है कॉपी करना है। टेक्स्ट को क्या करना है? Shift+F2 क्या करता है? टेक्स्ट को कॉपी करता है। ठीक है, अब यहां देखिए, अल्टर और कंट्रोल और F2 अगर दबाने पर क्या होता है कि फाइल जो होता है ओपन डायलॉग बॉक्स खुलता है। ठीक है, ओपन डायलॉग बॉक्स खुलता है, ये भी ध्यान रखना है। ओपन जो है डायलॉग जो है बॉक्स खुलता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ये सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इसकी दृष्टि से हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किसे जो है गॉस नामक इकाई में मापा जाता है? बताइए, गॉस 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 किसे मापा जाता है? तो चुंबकीय प्रेरण को जो है गॉस में मापा जाता है। चुंबकीय प्रेरण को किसमें मापा जाता है? तो चुंबकीय प्रेरण को जो है गॉस में मापा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो गॉस नामक इकाई मापा जाता है किसे? चुंबकीय प्रेरण को मापा जाता है। और इसे बड़ी जी। ठीक है, ये इनका एक वैज्ञानिक नाम है फ्रेडरिक गॉस, उन्हीं के नाम पर ये रखा गया है गॉस। ठीक है, ये ध्यान रखना, कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है।
साइंस से क्वेश्चन में पूछा जाता है। एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का इस्तेमाल करते हैं? तो अल्टीमीटर। अल्टीमीटर अल्टीमीटर विमान की ऊंचाई, सीधे एग्जाम में याद रखना है कि विमान की ऊंचाई किससे मापा जाता है? तो अल्टीमीटर से मापा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, वाट मीटर से हम क्या मापते हैं भाई? तो वाट मीटर से हम मापते हैं विद्युत शक्ति को। फैदोमीटर से हम क्या मापते हैं? तो समुद्र की गहराई को मापते हैं। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? तो वायु दाब को मापते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो चलिए थोड़ा सा हम लिख देते हैं। इससे हम क्या मापते हैं? वाट मीटर से तो विद्युत शक्ति को मापते हैं। किससे मापते हैं? विद्युत शक्ति को मापते हैं। विद्युत शक्ति को। फैदोमीटर से हम क्या मापते हैं? तो समुद्र की गहराई को मापते हैं। समुद्र की गहराई को मापते हैं। गहराई 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 को मापते हैं। ठीक है, बैरोमीटर से हम क्या मापते हैं? तो वायु दाब मापते हैं। क्या मापते हैं? तो वायु दाब मापा जाता है। और अल्टीमीटर से विमान की ऊंचाई की, कितना ऊंचाई पर विमान उड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं? इनमें से बता रहा है कि अदिश राशि नहीं है। नहीं है, ये क्वेश्चन को ध्यान देना है। आप है समझ के मत मार के आ जाइएगा। यानी अदिश राशि नहीं है मतलब सदिश राशि है। इनमें से किसमें जो है दिशा भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, तो इसमें से सदिश राशि हमें बताना है। तो इसमें सदिश राशि कौन है? तो हम सभी जानते हैं कि सदिश राशि जो है तापमान हो गया, आयतन हो गया, समय हो गया, ये सभी क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, तो इसमें से सदिश राशि है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या है? सदिश राशि है। बल क्या होता है? मैग्नीट्यूड के साथ दिशा भी पता चलता है किधर हम लगा रहे हैं, तो ये सदिश राशि है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, सदिश राशि किसे कहा जाता है? जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी हो। अदिश राशि जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, दिशा ना हो, उसे अदिश राशि कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण जो है सतह की चिकनाई पर निर्भर करता है। तो घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बल की क्या होता है? तो घर्षण बल हम सभी जानते हैं क्या करता है? विरोध करता है। घर्षण जो बल होता है वो क्या करता है? किसी वस्तु का विरोध करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। जब दो वस्तु परस्पर संपर्क में आता है तो एक वस्तु दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर क्या करता है? गति करता है, और इनके संपर्क में तलों के बीच एक बल कार्य करता है जो वस्तुओं की गति का क्या करता है? विरोध करता है। उसी को तो घर्षण बल कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि किस वैज्ञानिक ने प्रकाश की तरंग सिद्धांत जो है प्रस्तावित किया था? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? नील्स बोर ने दिया था, क्रिश्चियन हाइगन्स ने दिया था, किसने दिया था? तो हम सभी जानते हैं कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है नील्स बोर ना भाई, केमिस्ट्री, प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है ना क्रिश्चियन हाइगन्स ने दिया था। ठीक है, नील बोर ने क्या दिया था? नील्स बोर जो दिए थे परमाणु संरचना की सिद्धांत दिया था। परमाणु की संरचना कैसी होती है? तो परमाणु के संरचना का सिद्धांत दिया था। ठीक है, परमाणु के संरचना का सिद्धांत दिया था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, अब हम सभी जानते हैं कि विद्युत माइकल फैराडे ने विद्युत अपघटन की खोज की थी, भौतिक शास्त्री थे। विद्युत अपघटन की खोज की थी किसने? तो विद्युत अपघटन की खोज की थी माइकल फैराडे ने। तो ये ध्यान रखना है। नील्स बोर परमाणु का संरचना का सिद्धांत दिया था, क्रिश्चियन हाइगन्स ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? इनमें से बताना है कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण, ये रासायनिक परिवर्तन है? बिल्कुल है। पानी को भाप में परिवर्तन करना, अब पानी भाप, भाप से फिर पानी, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई बी ही। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूध से दही, जब दूध से दही हो गया तो दही से दूध नहीं बना सकते, तो रासायनिक परिवर्तन है। ताप से कोयला, तो ये सभी फिर से कोयला नहीं बना सकते, तो ये हो गया क्या? हमारा रासायनिक परिवर्तन हो गया। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? कि पूर्ण अवस्था में हम लाया जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो प्रोटियम है, ड्यूटीरियम है और ट्राइटियम है, किसके प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले समस्थानिक है? हम सभी जानते हैं कि प्रोटियम हो गया, डाइटेरियम हो गया, ट्राइटियम हो गया, किसके हैं? सोना के हैं क्या? बिल्कुल नहीं, सोना के तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन के हैं क्या? बिल्कुल हाइड्रोजन के। ये तीनों जो समस्थानिक है किसके हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम, ये तीनों जो है किसके हैं? तो प्रोटियम हाइड्रोजन 1, ड्यूटेरियम 2 और टाइटेरियम हाइड्रोजन 3 समस्थानिक। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये हाइड्रोजन के हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि लेड संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अब बताइए कि लेड जो संचायक बैटरी है उसमें से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो H2SO4। H2SO4 किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। ठीक है, और ये बहुत ही खतरनाक अम्ल है। ठीक है, लेड संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अगर सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है ना, इतना अम्लीय होता है कि अगर आपको
इसमें डाल दिया जाए ना तो एक अवशेष आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जब अवशेष नहीं मिलेगा तो कहने का मतलब है कि पता भी नहीं चलेगा किसका बॉडी है, क्या है, कुछ नहीं पता चलेगा, कहानी खत्म। सल्फ्यूरिक कितना होता है खतरनाक, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो लेड संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल प्रबल अम्ल होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो कौन सा अम्ल होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर हम बात करें एसेटिक अम्ल का, एसेटिक अम्ल क्या होता है? तो एसेटिक अम्ल जिसे सिरका कहा जाता है, ये कार्बनिक अम्ल होता है, ठीक है। इसका जो सूत्र याद रखना है, क्योंकि पूछता है एग्जाम में, CH3COOH जो है एसेटिक अम्ल का क्या होता है? सूत्र होता है, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल क्या क्या होता है सूत्र? तो याद रखना है कि HNO3 जो होता है नाइट्रो, एक होता है हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl होता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो HCl हो गया इसका, और HNO3 हो गया नाइट्रिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल का हो गया CH3COOH। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाइड्रोजन गैस की खोज किसने किया था? हाइड्रोजन गैस की जो खोज किए थे कैवेंडिश साहब ने किए थे। हाइड्रोजन गैस की खोज किसने किया था? तो कैवेंडिश साहब किए थे। कब किए थे? 1766, 1766 याद रखना, 1766 में किए थे, ठीक है। और लेवोसियर जो थे इन्होंने हाइड्रोजन नाम रखा था, ठीक है। हाइड्रोजन की खोज किए थे कैवेंडिश ने, लेकिन हाइड्रोजन का नाम हाइड्रोजन किसने रखा था? तो लेवोसिए ने रखा था। किसने लिखा था? लेवोसिए, याद रखना है, लेवोसिए। लेवोसिए नामक के वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1883 में, इन्होंने जो है 1883 में इसका क्या किया था? नाम रखा था। क्या नाम रखा था? हाइड्रोजन नाम रखा था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? तो देखिए, ऑर्निथो की अगर हम बात करें ना तो पक्षी का विज्ञान जो है ऑर्निथोलॉजी है, ऑर्निथोलॉजी है। पक्षियों का विज्ञान, पक्षियों का अध्ययन किससे संबंधित है? लॉजी मतलब क्या होता है? अध्ययन, ठीक है। तो पक्षियों का अध्ययन क्या है? ऑर्निथोलॉजी है। मछली का अध्ययन क्या होता है? तो मछली का अध्ययन होता है इक्थियोलॉजी। क्या होता है? इक्थियोलॉजी होता है, ठीक है। सरीसृपों का अध्ययन क्या होता है? तो और उभयचर का अध्ययन क्या होता है? तो हर्पेटोलॉजी होता है। क्या होता है? हर्पेटोलॉजी होता है। और कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी होता है, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्याज में लाल रंग निम्न से किस वर्ण के कारण होता है? प्याज में अगर लाल रंग है तो किसके कारण होगा? तो एंथोसाइनिन के कारण होता है। प्याज में जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो एथोसाइनिन के कारण होता है, ठीक है। एंथोसाइनिन के कारण होता है, ये ध्यान रखना है। अगर आपसे पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटिक, गाजर कैसा होता है? पीला होता है। तो पीला रंग जो होगा ना वो किसके कारण होता है? तो इसके कारण होता है। लाल मिर्च भी होता है, एंथोसाइनिन के कारण होता है, याद रखें। पीला रंग कैरोटीनाइड के कारण होगा, ये भी ध्यान रखना है। कैरोटीनाइड तो अगर हम बात करें तो कैरोटीनाइड होता है गाजर में होता है। तो केवेरसिटीन लिखा हुआ है, इसमें मिस्टेक से लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना केवेरसिटीन लिखा हुआ है, ठीक है, केवेरसिटीन, इसके कारण जो है प्याज जो है पीला होता है, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जो विल्सन रोग है एक अनुवांशिक रोग है जिनमें शरीर की अत्यधिक मात्रा में क्या संचय होता है? तो देखिए, विल्सन रोग की अगर हम बात करें तो एक प्रकार का जो है अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक समझ में आता है? अनुवांशिक रोग जैसे आपके पिता है तो आपको होगा, फिर आपके पुत्र को होगा, ये होता है अनुवांशिक रोग, ठीक है। अनुवांशिक रोग बहुत सारा बीमारी होता है, हेमोफीलिया अनुवांशिक रोग हो गया, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, अनुवांशिक रोग हो गया, ये सभी, गंजापन भी अनुवांशिक रोग है। तो उसी प्रकार विल्सन रोग है, ठीक है। तो ये विल्सन रोग जो होता है, अगर कॉपर की मात्रा जो है अधिक हो गई, कॉपर की मात्रा क्या हो गई? अधिक हो गई, इसकी मात्रा अगर आपके शरीर में जो है अत्यधिक हो गई, अधिक हो गई, तो ये बीमारी होता है। कौन सा रोग होता है? तो विल्सन रोग होता है, ये ध्यान रखना है। और इसका लक्षण है कि पैरों और पेट में जो है फ्लूइड बनना, ठीक है। फिर बोलने, निगलने या शारीरिक जो है ना समस्या उत्पन्न होता है, जैसे बोलने में दिक्कत होगा, निगलने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और मांसपेशिया का जो है अकरण होता है, ये ध्यान रखना। ये जो है एक प्रकार का क्या है? तो ये ध्यान रखना है कि ये जो है बीमारी ना बहुत खतरनाक है, और ये जो है वंशानुगत है बीमारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? बताइए कि ऑक्टोपस की अगर हम बात करें तो ऑक्टोपस जो है किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो ऑक्टोपस जो है ना मोलास्का के अंतर्गत आता है। देखिए, ज्ञान बिंदु का साइंस बायोलॉजी आप देख सकते हैं चैप्टर वाइज, और उसके साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत अच्छे ढंग से आप उसको जरूर प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है। बायोलॉजी का प्रश्न नहीं छूटेगा। तो ऑक्टोपस जो है किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो याद रखना है ऑक्टोपस जो है मोलास्का प्रजाति के अंतर्गत आता है, ठीक है। और मोलास्का को जो है सबसे पहले नाम किसने दिया था? तो याद रखना है कि अरस्तु साहब ने दिया था। किसने दिया था? तो मोलास्का का जो नाम दिया था अरस्तु साहब ने दिया था,
ठीक है, ये ध्यान रखना है, अरस्तु साहब ने दिया था। ठीक है, अरस्तु ने इसे जो है ना मतलब कटल फिश के लिए किया था, ये भी ध्यान रखना है। चलिए, तो इम्पोर्टेंट ये है क्वेश्चन में कि किसके अंतर्गत आता है, तो ऑक्टोपस जो मोलास्का के अंतर्गत आता है। ठीक है, डेविल फिश भी इसे कहा जाता है, ऑक्टोपस को मतलब मोलास्का को जो है ना डेविल फिश भी कहा जाता है, डेविल फिश। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रक्त में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कनिकाएं कौन सी है। रक्त में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली अगर हम कनिका की बात करें तो कौन सी है भाई, तो एरिथ्रोसाइट। कौन सी कनिका है, तो रक्त में जो है सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है एरिथ्रोसाइट। क्या पाया जाता है, एरिथ्रोसाइट पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो लाल रुधिर कनिका, क्या, जिसे हम आरबीसी रेड ब्लड सेल, इसे आप नहीं जानते क्या, एक डब्ल्यूबीसी होता है, एक आरबीसी होता है, व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी या रेड ब्लड सेल। तो सब प्रचुर मात्रा में क्या होता है रक्त में, यही तो होता है, आरबीसी होता है। ठीक है, और हम सभी जानते हैं कि खून जो होता है हमारा एक संयोजिक ऊतक होता है। ये भी एग्जाम में पूछता है कि खून जो है क्या है, तो रक्त जो होता है वो संयोजिक ऊतक होता है। रक्त जो होता है क्या होता है, तो संयोजी ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछेगा आपसे, तो संयोजी ऊतक के बारे में याद रखना है कि रक्त जो होता है वो क्या होता है, संयोजी ऊतक होता है। इसमें जो प्लाज्मा की अगर हम बात करें कि प्लाज्मा इसमें कितना होता है मेरे भाई, तो प्लाज्मा जो होता है ना 55 से 60% इसमें जो है खून में हमारे क्या होता है, प्लाज्मा ही होता है। ठीक है, प्लाज्मा ही होता है, 55 से 60% क्या होता है, तो प्लाज्मा ही होता है। ठीक है, और रुधिर कणिका जो इसमें होता है 40 से 45% होता है। और आरबीसी की संख्या अगर आप पूछे कि आरबीसी की संख्या कितना होती है, तो आरबीसी की संख्या आपसे अगर हम पूछे तो 5 से 5.5 मिलियन होता है। 5 से अगर हम बात करें तो 5 पॉइंट जो है ना 5 मिलियन होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी की सतह और वातावरण का वह क्षेत्र जहाँ पौधे और जानवर रहते हैं वो क्या कहलाता है, तो पृथ्वी की सतह और वातावरण का वह क्षेत्र जहाँ पौधे और जानवर रहते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है जैव मंडल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है जैव मंडल कहते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, बायोस्फीयर कहा जाता है। और इसके 3 भाग होते हैं जैव मंडल के, एक तो जल मंडल होता है, वायुमंडल होता है और स्थल मंडल होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि अप्रैल 2023 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इफको द्वारा विकसित विश्व का पहला नैनो डीएपी कहाँ लॉन्च किया था। यानी डीएपी जो है इन्होंने कहाँ लॉन्च किया था। डीएपी क्या होता है, डाई अमोनिया सल्फेट। डीएपी को फुल फॉर्म याद रखना है कि डाई अमोनिया सल्फेट। तो जो अमित शाह जो थे गृह मंत्री, वो नई दिल्ली में इसकी जो है लॉन्च किए थे। कहाँ लॉन्च किए थे, तो न्यू दिल्ली में इन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है, जिसमें 8% डीएपी में क्या होता है, 8% नाइट्रोजन होता है। डीएपी में अगर हम बात करें तो 8% क्या होता है, तो 8% की अगर हम बात करें तो होता है नाइट्रोजन होता है। ठीक है, 8% क्या होता है, तो नाइट्रोजन होता है, ये भी ध्यान रखना है। 8% इसमें क्या होता है, तो नाइट्रोजन होता है। और यहीं पे अगर हम बात करें तो इसमें 16% जो होता है फास्फोरस होता है। 16% क्या होता है, फास्फोरस होता है। 16% इसमें क्या होता है, तो फास्फोरस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जारी नई बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में बाघों की कुल संख्या कितनी थी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है बाघ की गणना रिपोर्ट जारी की थी, यानी कितने बाघों की संख्या है। तो 2022 के अनुसार जो बाघों की संख्या थी वो कितना थी, तो याद रखना है कि 3167 थी। कितनी थी, 3167 थी, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और यहीं पे अगर आपसे पूछेगा कि टाइगर प्रोजेक्ट, अगर क्वेश्चन पूछ ही दिया है तो एग्जाम में पूछे देता है भाई कि टाइगर प्रोजेक्ट कब का है, टाइगर प्रोजेक्ट कब का है। तो याद रखना है कि टाइगर प्रोजेक्ट जो है 1973 का है। कब का है, माफ कीजिएगा, 1973 का जो है टाइगर प्रोजेक्ट है, ये ध्यान रखना है। बाघों को संरक्षण के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2023 में किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट्स एलायंस यानी आईबीसीए, क्या है, आईबीसीए का शुभारंभ किया था। तो आईबीसीए का शुभारंभ जो है अप्रैल 2023 में किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस आईबीसीए का जो है शुभारंभ किया था। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो है ना यूएसए ने किया था, तो भारत ने किया था, माफ कीजिएगा, किसने किया था, यूएसए नहीं, भारत ने किया था। तो 2023 में किस देश ने जो है इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस आईबीसी की जो है शुरुआत की थी, तो वो भारत ने की थी, ये ध्यान रखना है। ठीक है,
और ये जो है ना प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरा हो गया था, तो उसी के उपलक्ष्य में भारत सरकार के द्वारा जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, बिल्ली की तरह दिखाई देता है भागना, वही तो आईबीसी शुरू किया था। ठीक है, इसका मकसद ही था कि दुनिया के 7 बड़ी बिल्लियों की सुरक्षा और संरक्षण का ध्यान केंद्रित करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि मार्च 2023 में किस शहर पर एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है स्थापित किया जा रहा है। तो ये जो स्थापित किया जा रहा है ये उत्तराखंड में किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? तो उत्तराखंड में किया जा रहा है। उत्तराखंड में कहाँ पे किया जा रहा है? तो देवगढ़ के उत्तराखंड में किया जा रहा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखना है कि मार्च 2023 में जो किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल जो है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया। तो 4 मीटर का जो है ये किया गया है, तो कहाँ पे किया गया है? याद रखना है कि नैनीताल में किया गया, उत्तराखंड में देवस्थल पर। ठीक है, और इसे जो है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज ने इसे किया है, ये ध्यान रखना है। और इसका जो व्यास है वही है कितना? 4 मीटर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि मार्च 2023 में स्विट्जरलैंड स्थित IQ ईयर, ठीक है, द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर देश कौन सा है? यानी जो है ना, मतलब IQ ईयर यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है जारी करता है। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड जो है जारी करता है, तो सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो वो जो है ना स्विट्जरलैंड जारी करता है, तो सबसे प्रदूषित है चाड। कौन सा देश है? तो चाड जो है सबसे प्रदूषित देश है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड आयात पर उसके समुद्र के नीचे दफन करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड आयात पर उसे समुद्र के नीचे दफन करने वाला विश्व का जो पहला देश है वो कौन बन गया है? तो डेनमार्क बन गया है। कौन सा बन गया है? तो है डेनमार्क बन गया है। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को आयात कर उत्तरी सागर में 1800 मीटर नीचे दफनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। डेनमार्क की राजधानी अगर आपसे पूछे तो कोपेन हेगन है। कहाँ पे है? कोपेन हेगन इसकी राजधानी है। कोपेन हेगन, कोपेनहेगन, कोपेनहेगन इसकी राजधानी है, याद रखना है। इसकी मुद्रा अगर आपसे पूछे, भाषा तो डेनिश है, मुद्रा पूछे तो क्रोन इसकी क्या है? मुद्रा है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्या है? करेंसी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे आकृति से संबंधित क्वेश्चन है। तो देखिए ये हमारा जो आकृति है, अब देखिए आकृति क्या है? ए है, यहाँ पे देखिए मेरे भाई, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, तो अगला में क्या होगा? ई हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में था ई से। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे बी से डी हो गया, 2 बढ़ गया, फिर यहाँ पे 2 बढ़ गया, फिर यहाँ पे 2 बढ़ गया, तो 2 बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और सब हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए डी है तो एच हो गया। ठीक है, तो 4 बढ़ गया, फिर यहाँ 4 बढ़ा, फिर यहाँ 4 बढ़ा, तो पी होता है 16, 16 4 हो जाएगा 20, तो 20 पे कितना होता है? टी हो जाता है। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से हम क्या कर सकते हैं? इसे निकाल सकते हैं। तो चलिए हमारा उत्तर हमें मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यहाँ पे देखिए कुत्ता जो है कुतिया हो गया, तो घोड़ा क्या हो जाएगा? कुत्ता को कुतिया है तो घोड़ा क्या हो जाएगा? घोड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सीधा पता चल रहा है कि स्त्रीलिंग से रीजनिंग के क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे जो है ना ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये जो है आप रेलवे की एग्जाम हो या एसएससी की एग्जाम हो, ऐसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि क्या किया गया है। तो देखिए 2 और 3 जोड़िए। ठीक है, जैसे आगे वाला और पीछे वाला को जोड़िए तो कितना होता है? 5 होता है, और इसका क्यूब कीजिए तो कितना होता है? 5 का क्यूब 125 हो जाता है। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार देखिए 3 और कितना होता है? 4 होता है, और 4 का क्यूब कर दीजिए तो कितना होता है? 64 हो जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या पैटर्न कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि क्या जो है पैटर्न कह रहा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन से देख लेना है कि दोनों का जो आगे और पीछे वाला को जोड़ करते देखिए 5 और 3 8, 8 का क्यूब कितना होता है? 512 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है? 512 होता है क्या? तो बिल्कुल होता है। तो इसका आंसर ही क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है, क्या हो जाएगा? 512 की हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने देखा कि कैसे कैसे किया गया है, उसके बारे में हमने समझा और फिर उसके बाद सॉल्व किया। अब देखिए इसमें जो है 4 और 3 7 का क्यूब होता है? बिल्कुल नहीं होता है, 343 होता है। ठीक है, उसी प्रकार 8 और 2 10 होता है, 10 का क्यूब होता है 1000 होता है।
13 और 12 कितना होता है? 25 होता है। 25 के क्यों तो आप समझ ही रहे हैं, 625 होता है। 25 का स्क्वायर ही 625 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए विकल्प में दी गई दो संख्याओं को बदल देना है। इनमें से दो संख्या ऐसी है जिसको आपस में क्या कर देना है? बदल देना है। अब इनमें से कौन सी संख्या को आप बदलिएगा ये आप पर निर्भर करता है, तो इसको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन से आपको 14 है, 39 है, भागा 4 है और प्लस 5 गुने कितना है? तो क्या कीजिए, 4 है और 3 है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम मेरे भाई बात करें तो ये जो हमारा है ना रूट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये जो 144 है रूट में है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से गलती से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है तो यहाँ पे उसके लिए सॉरी। ठीक है, ये क्या है? हमारा रूट, ये ध्यान रखना है, क्या है? रूट लिखा हुआ। तो देखिए जब रूट है तो यहाँ पे क्या कीजिए ना कि मान लीजिए कि पहले बी ऑप्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे 14 को 14 प्लस 39 को 39 लिखिए, फिर माइनस रूट अंडर 144 है तो 144 लिखिए, और यार 144 140 लिखिए, भागा 4 को 3 में बदलना है और प्लस 5 गुने 3 यहाँ है तो इसको 4 में बदल देंगे और माइनस 6। देखते हैं आता है कि नहीं, 63। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 14 और 39 है तो 14 और 39 को या तो आप जोड़ दीजिए, तो अगर हम जोड़ते हैं या छोड़ देते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 14 प्लस 39। ठीक है, आगे हम बताते हैं जैसे जैसे प्रक्रिया है उसके अनुसार। 44 का वर्गमूल कितना होता है मेरे भाई? तो 44 का वर्गमूल होता है 12। यहाँ कितना आएगा? 12, और 12 में हम 3 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये हम समझ में आ रहा होगा, तो ये 4 हम लिख दिए। तो डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे 4 लिख देते हैं। ठीक है, और फिर प्लस पंचों की कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, और फिर माइनस कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। प्लस वाले को पहले जोड़ दीजिए और फिर उसके बाद इसको 6 4 10 घटा दीजिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर? 63 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बताना है कि इनमें से 3 किसी तरह से समान है। इनमें से 3 जो है किसी तरह से क्या है? समान है, और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं तो कौन सा अक्षर जो है संयोजन उस समूह से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन जो है 3 समान है? बताओ यार कि इसमें से तीनों में से 4 ऑप्शन में से कौन जो है सबसे डिफरेंट है? ठीक है, तो चारों में से कौन सा ऑप्शन डिफरेंट होगा? तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। तो देखिए एम से एन हो गया, यानी पहला में कितना जुटा है? तो एक जुटा है। एस टी हो गया एक जुटा है, ए बी एक जुटा है, और एच के बाद ई आता है क्या? ठीक है, बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर तो पहले ही पकड़ा गया कि हमारा आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर, एच ई डी हो गया। ठीक है, सब में प्लस वन है, डी में ऑप्शन +1 है ही नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन की 25 प्रत्येक की कीमत वाले 12 नारियल खरीदे। 25 प्रत्येक की कीमत वाले 12 नारियल खरीदे, यानी एक नारियल का जो है दाम कितना है मेरे भाई? तो एक नारियल की दाम जो है 25 रुपए है। तो खरीदने पर 3 नारियल मुफ्त दिया जाता है। और अच्छा, 3 नारियल मुफ्त दिया जा रहा है। ठीक है, कितना नारियल दिया जा रहा है? तो 3 नारियल जो है मुफ्त दिया जा रहा है। अच्छा, देखिए 25 प्रत्येक की कीमत पर 12 नारियल जो है खरीदे गए। कितना है? 25 प्रत्येक की कीमत पर जो है 12 नारियल खरीदे गए। ठीक है, 25 के प्रत्येक के कीमत पर कितने? 12 नारियल खरीदे गए। अब बोला है खरीदने पर जो है 3 नारियल मुफ्त दिया जाए तो प्रत्येक नारियल का प्रभावी छूट कितना होगा? प्रत्येक नारियल का प्रभावी छूट बोला है ना, तो प्रत्येक कुल नारियलों की संख्या कितनी है भाई? तो कुल नारियल की संख्या जो है, पहले छूट कितना दे रहा है? तो मुफ्त में नारियल दे रहा है 3, और टोटल नारियल की संख्या कितना है? 12 नारियल ये, और 3 नारियल फ्री में दे रहा है, तो टोटल नारियल कितना हो गया? 15 नारियल दे रहा है। और इस पर छूट प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, बस हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना हो गया? 3 पचे 15 और 5 पचे 5 दूनी 10, यानी 20%। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20%। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कॉट ए बराबर 15/8 है तो टैन 2a का मान निकालना है। अब ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी। अब देखिए यहाँ पे ट्रिपलेट जो है आपको अब देखिए यहाँ पे ट्रिपलेट जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ट्रिपलेट पता
ये कैसी ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए कितना होता है ट्रिपलेट। ठीक है, तो 8 5 बोला है 10 टू ए का मान, 10 टू ए का मान। तो देखिए टेन कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है बी बटा पी। क्या होता है, बी बटा पी। जैसे मान लेते हैं, बेसिक आपको बता देता है, उससे तो बन ही जाएगा ए बी सी। मान लीजिए 90 डिग्री है, ठीक है, तो बोला कॉट ए बराबर जो है, मतलब ये 90 डिग्री है, तो ये हमारा जो है ना, ये क्या हो गया, हमारा बेस हो गया, ये समझना है। और ये हमारा क्या हो गया, तो ये जो हो गया परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। और ये जो हमारा होता है हाइपोटेनस होता है। अब देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा पी। क्या होता है, बी बटा पी। तो बी का मान कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, और पी का मान कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे समझिए, तो हमें एच निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को हम स्क्वायर करेंगे, तो 15 के स्क्वायर और प्लस 8 के स्क्वायर, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि 15 के स्क्वायर कितना होता है, 225, और 8 के स्क्वायर कितना होता है, 64। तो अब इनको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 289, ठीक है। तो देखिए इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है, कितना का स्क्वायर होता है, तो 17 का स्क्वायर होता है, तो 289 का वर्गमूल जो आएगा कितना आ जाएगा, 17, यानी ये हमारा जो आ गया कितना आ गया, 17। तो ऐसे भी अगर आपको ट्रिपलेट पता होगा तो 8 5 8 15 17 होता है, ठीक है। तो tan 2a का मान निकालना है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, p बटा बी। पी कितना है, 8 है, ठीक है। तो 2a है ना, तो 8 गुने 8 है, tan 2a का मान ज्ञात करना है। अच्छा tan 2a का मान निकालना है, तो tan 2a का मान निकालने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, tan 2a बराबर फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में हमको बताते हैं। इतना करना नहीं है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया हमें, ट्रिपलेट से निकल गया, ठीक है। तो tan 2a बराबर क्या होता है मेरे भाई, कि tan 2a बराबर जो होता है ना, डायरेक्ट हम सभी जानते हैं कि 2 tan a बटा क्या होता है, 2 tan a बटा 1 - tan² a होता है, 1 - tan² a होता है। तो 2 tan a, तो 2 इंटू tan a, tan का मान कितना हो जाएगा, 8/15, ठीक है। और उसी प्रकार यहाँ हम करेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, tan² a, यानी 8 के स्क्वायर 64/225। क्या लिखेंगे, 64/225। तब इसको सॉल्व कर देते हैं, 8 दूनी 16/15 हो जाएगा, तो लिख देते हैं 16/15। और इसको ऊपर जाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, और नीचे 225 में से 164 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 161 हो गया, 161 हो गया। और 15 से 15 बार में एक कट गया, और 15 गुने 16 कितना होता है, 15 गुने 15, 15 छके 90, 15 यानी 240 हो गया, और बटा 161 हो गया, यानी 240/161 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पीयूष ने जो है क्या किया कि अनुज को 16% लाभ पर एक गिटार भेजा। पीयूष जो है अनुज को 16% लाभ पर एक गिटार भेजा, और अनुज ने इसे 32% लाभ पर एक मयंक को भेज दिया। और अनुज क्या किया ना, कि इसने जो है मयंक को बेच दिया। यदि मयंक ने गिटार के लिए जो है, मयंक ने गिटार के लिए कितना दिया है भाई, तो मयंक ने जो है गिटार के लिए 3828 रुपये का भुगतान किया, तो पीयूष ने उसके लिए कितनी राशि भुगतान किए होंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए मान लेते हैं कि पीयूष जो है 100 रुपया भुगतान करता है, तो बोला है कि 16% लाभ पड़ते हैं, 116 करेंगे और बटा 100, ठीक है। और गुने फिर बोल रहा है कि 32% मयंक बेच रहा है, तो यानी 132 कर देंगे, 132/100, ठीक है। और बराबर टोटल कितना है, तो 3828 रुपया, तो 3828 रुपये। क्वेश्चन क्या कर रहा था कि पीयूष जो है अनुज को 16% पता, पीयूष का मान लेते एक्स, तो एक्स का 16%, 116/100। फिर गिटार बेचा, और अनुज ने इसी गिटार को 32% लाभ पर मयंक को बेच दिया था, इसी पर 132% ना, तो 132/100 करेंगे। अब गिटार कितना है मयंक लिया है, तो भुगतान क्या बेचा, 3828 रुपये में। तो पीयूष ने कितना राशि, तो पीयूष हम एक्स माने हुए थे, इसका हमें सॉल्व कर देना, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको करना पड़ेगा सॉल्व, और बाकी हम तो भाई पागल हो जाएंगे इसको सॉल्व करने में। चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पे इसको हम नहीं काटेंगे अभी, ठीक है, इसको हम काटते हैं। 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10। सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको ताकि काटने में सुविधा हो। अब देखिए यहाँ कितना हो गया, 2 × 5 = 10 और 2 × 8 = 16, तो 58 बार में कटा,
फिर इसको हम काटते हैं, 2 एकम 1, 2 9 18, ठीक है, और 2 एकम 1 और 2 चौके 8। फिर इसको 2 से हम काट सकते हैं, तो 2 दूनी 4 और 2 9 18, 29 दूनी 58। फिर इसको काटेंगे, एकदम आराम से काट रहे हैं, 2 9 18, 2 5 10 और 2 7 14, 7 बार में कटा। अब देखिए इसको 3 से काटिए, तो कितना कटेगा, 3 चौके 12 और 3 चौके 12। इसको भी 3 से आप काटिए, तो 3 तिया 9 हो गया, और 3 एकम 3 और 3 9 27, 9 1 10 और 3 13। अब ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो लिख देते हैं 319 गुने डबल जीरो, 4 को जीरो बट्टा 29 गुने 44, कितना हो जाएगा, 29 गुने 44, 319 100 बटा 29 गुने 44। अब अगर आपको लग रहा है कि ये कटेगा तो अब और काटिए, ठीक है, और कटने के बाद कितना आंसर आएगा ये हमें आपको बताना पड़ेगा कि कितना आंसर आएगा। तो काटने छाटने में तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। तो देखिए इसका आंसर बताएं क्या हम डायरेक्ट, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 9 1 10 3 13 या 29, 29 से कटेगा कितनी बार में, तो देखिए तो ये 11 बार में कट रहा है क्या, 11 बार में ये कट जाएगा, और फिर 11 चौक चाहिए 44 कट जाएगा, और फिर ये कट जाएगा कितना बार में, तो 2500 बार में। तो आंसर हो गया 2500, ठीक है, आंसर क्या हो गया, 2500 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कॉस माइनस जो है 17 पाई/3, इसका मान हमें निकालना है। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि कॉस इंटू माइनस 17 पाई/3। तो बस कुछ नहीं करना है यार। अब सबसे पहले देखिए कॉस है तो कॉस लिखते हैं, ठीक है, और माइनस, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, अगर हम बात करें कॉस इंटू माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस इंटू माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस इंटू माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो बस वैसे ही कर देना है। तो देखिए कॉस को कॉस लिखिए और 17 पाई हो जाएगा, ठीक है, 17 पाई हो जाएगा, और बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम सभी जानते हैं कि कॉस को कॉस लिखते हैं, ठीक है, कॉस को क्या लिखेंगे, तो कॉस ही लिखेंगे। और हम सभी जानते हैं कि 17 गुने पाई का मान कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। और इसको हम तीन ही नीचे ना भाई, 3 नीचे है, और इसको काटेंगे तो 60 बार में कट जाएगा। तो 17 छः कितना हो गया, 2 तल से यानी 1020। तो हम यहाँ समझ गए कि कॉस कितना हो जाएगा, कॉस जो हो जाएगा 1720 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1720 डिग्री का मान निकालना है, सॉरी 1020, कितना यार क्या गड़बड़ हो रहा है, कॉस 1020 का मान निकालना है। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस 3 गुने 360 माइनस 60, ठीक है। और कॉस 360 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, यानी कॉस 60 का वैल्यू निकाल देना है। तो कॉस 60 का वैल्यू निकालेंगे तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1/2, 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए कि cos 37 और sin 53 का मान क्या होता है, cos 37 और sin 53 का मान क्या होगा, दोनों दोनों है ना। तो देखिए cos 37 है तो cos 37, और sin 53 है तो 53 को हम क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस कितना, 37 डिग्री। और हम सभी जानते हैं कि cos थीटा है तो cos 37 है तो cos 37 लिखेंगे, और sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है तो cos 37 कर देंगे। कटम 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 कटम, वन आंसरिंग वन, आंसरिंग वन, आंसरिंग वन आ गया। चलिए 81 नंबर, 82 नंबर, कितना क्वेश्चन हो गया भाई, नंबर ही नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। बोला कि गिविंग ऑर्डर्स इन अ मैनर दैट परमिट्स या नो रिफ्यूजल, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि गिविंग ऑर्डर्स इन अ मैनर, अब मान लेते हैं कि कोई आपको आदेश दे दिया और ऐसा परमिट है उसे जो है रिफ्यूजल नहीं किया जा सकता, तो मतलब क्या है, ठीक है। अब देश में कोई, अगर मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसा है कि कठोर है,
मतलब ऐसा ऑर्डर दे दिया जो आपसे होने लायक नहीं है, आप कितना भी करें रिफ्यूजिबल नहीं है, तो वो आदमी जो है क्या कहलाएगा, तानाशाही कहलाएगा। ठीक है, तो यानी क्या होगा, डिक्टोरियल ऑर्डर्स हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डिक्टोरियल्स। ठीक है, डिक्टोरियल्स, ये ध्यान रखना, यानी तानाशाही। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है बहुत ही अच्छा है, ये वर्ड दिया हुआ बेनिडेक्ट्री। बेनिडेक्ट्री क्या होता है ना, कि मंगलकारी होता है। ठीक है, क्या होता है, मंगलकारी, मंगल भवने मंगल हारी। तो यहाँ पे याद रखना है कि बेनिडिक्टरी जो होता है मंगलकारी होता है। ठीक है। एडल्ट्रस, एडल्ट्रस की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, एडल्ट्रस। तो एडल्ट्रस जो होता है ना, गंदा मतलब कहने का मतलब उसका जो है ना सही नहीं है, व्यभिचार हम जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है। ठीक है, यानी एडल्टर्स का मतलब जो है व्यभिचारी। ठीक है, मतलब गंदा जो कृत्य करे उसे कहा जा सकता है। ठीक है। इनफिडिलिटी का मतलब क्या होता है, इनफिडिलिटी, बेवफाई। ठीक है, बहुत गाना सुनते होंगे बेवफाई। ठीक है, तो बेवफाई हो गया, तो बेवफाई वाला हो गया इनफ्लिडिटी। ठीक है, इनफ्लिडिटी। ठीक है, इनफ्लिडिलिटी जो होता है, इनफ्लिडिलिटी बेवफाई हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए, इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना इसमें से। फैटल, फैटल क्या है, फैटल का मतलब पता है, फैटल का मतलब क्या होता है, फैटल का मतलब होता है घातक। फैटल का मतलब क्या होता है, घातक होता है। कोई चीज फैटल है, फैटल मतलब क्या होता है, घातक होता है। ब्रूटल, ब्रूटल क्या होता है पता है, ब्रूटल मतलब होता है क्रूर। ब्रूटल का मतलब क्या होता है, क्रूर। और मेटल हम सभी जानते हैं कि धातु है। मेटल क्या है, धातु है। इसमें से मिस्टेक हमें बताना है। ठीक है, तो ये जो टैकल है ना, टैकल, यही हमारा क्या है, मिस्टेक है। टैकल क्या हमारा है, मिस्टेक है। टैकल मतलब होता है उलझाना होता है, और टैकल को हम लिखते हैं TACKLE। टैकल का हम क्या लिखते हैं, TACLE। ठीक है, ये ध्यान रखना है, TACLE, ठीक है। टैकल, टैकल मतलब क्या होता है, उलझाना होता है, उलझाना। ठीक है, उलझाना। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक्स। वी हैव डिसाइडेड टू गो ऑन द लॉन्ग विद आवर फ्रेंड्स। यहाँ पे हमें भरना है फिलिंग द ब्लैंक्स में। ठीक है, कौन सा जो होगा मोस्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या करा है कि वी हैव डिसाइडेड। ठीक है, वी हैव डिसाइडेड टू गो ऑन अ लॉन्ग। अब यहाँ जो है हमने डिसाइडेड किया कहाँ पे, गो ऑन लॉन्ग। लॉन्ग क्या, ट्रैवल, पासेज, विजिट या ड्राइव। तो लॉन्ग ड्राइव विद आवर फ्रेंड्स। यहाँ तो आपको पता चल रहा होगा, फ्रेंड के साथ जो है लॉन्ग ड्राइव पर जो है हमने डिसाइड किया है जाने का। तो लॉन्ग ड्राइव इसका आंसर हो जाएगा। ट्रेवल यात्रा होता है, पैसेज, पैसेज का होता है, मार्ग होता है, विजिट मुलाकात होता है। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन है क्या है कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम्स, टू बियर फ्रूट। ठीक है, क्वेश्चन है क्या, अब यहाँ पे देखिए टू बियर फ्री, टू बियर फ्रूट का मतलब क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू बियर फ्रूट। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि टू बियर फ्रूट होता है क्या है भाई। टू बियर फ्रूट की अगर हम बात करें तो टू बियर फ्रूट क्या होता है, तो टू बियर फ्रूट का मतलब है सकारात्मक परिणाम। ठीक है, क्या होता है, पॉजिटिव जो रिजल्ट है, तो उसको हम कहते हैं टू बियर फ्रूट। ठीक है, यानी फ्रूटफुल, टू बियर फ्रूट, यानी याद रखना है इसको, क्या होगा, टू प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट। ठीक है, टू प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। ठीक है, तो आइडेंटिफाई सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। कहाँ पे एरर है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि ही इज द मोर इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। यानी जो है यह जो है ना बहुत इंटेलिजेंट है एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है हमारे क्लास का। ही इज द मोस्ट, ही इज द मोर इंटेलिजेंट। अब हम सभी जानते हैं कि द के साथ जो है मोर नहीं लगता है, क्या लगता है, मोस्ट लगता है। द के साथ क्या लगता है, मोस्ट लगता है। तो ही इज द मोर नहीं होगा, द मोस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव होता है ना। ठीक है, तो द के साथ मोस्ट होगा, तो ये ध्यान रखना, पहला ही हमारा क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। चलिए, आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम। साइनोनिम, साइनोनिम, साइनोनिम क्या होता है, तो समान। ठीक है, और एंटोनिम्स होता है उल्टा। तो अट्रैक्ट का, अट्रैक्ट मतलब क्या होता है, आकर्षित, कोई आकर्षित करता है तो उसी के समान क्या हो जाएगा भाई, तो उसी के समान अगर हम बात करें, अट्रैक्ट मतलब क्या होता है, आकर्षित करना। इसका साइनोनिम्स जो होता है ना वो क्या होगा। ठीक है, अगर देखिए रिपील आपको लिखा होगा, तो रिपील का मतलब होता है पीछे हटना। रिपील का मतलब क्या होता है, पीछे हटना। डिस्कस्ट लिखा हुआ, डिस्कस्ट का मतलब होता है घृणा। ठीक है,
और प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, रोकना होता है। और यहाँ पे अट्रैक्ट का मतलब इंटिस जो होता है, ये भी क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, इंटिस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटिस, याद रखना है। ठीक है, बाकी इसके सब के बारे में हमने बता रखा है। अब देखिए, अट्रैक्ट का मतलब होता है और इंटिस का मतलब क्या होता है, तो वो भी होता है लुभाना। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं लुभाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से बताना है कि स्पेल्ड वर्ड कौन है। मैकेनिज्म। अब यहाँ पे आपको जो है ना कंफ्यूजन हो जाएगा, मैकेनिज्म, 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 मैकेनिज्म। तो देखिए, मैकेनिज्म गलत है। मैकेनिज्म, 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 मैकेनिज्म। अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, एम ई है यहाँ पे लिखा हुआ, सभी में एम ही है। तो मैकेनिज्म यहाँ हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, काटेंगे। ठीक है, ये हमारा खत्म, भी खत्म। अब यहाँ पे देखिए एम ई सी एच, यहाँ पे मैकेनिज्म ए होता है। ठीक है, हो गया आंसर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, मैकेनिज्म। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यानी एवेक्वर्ड, एवेक्वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका उल्टा बताना। एवेक्वर्ड का मतलब होता है भद्दा। क्या होता है, भद्दा। भद्दा कहते हैं या अजीब कहते हैं, क्या कहते हैं, भद्दा बोले या जो है अजीब कहते हैं। तो भद्दा और अजीब किसे कहा जाता है, एक्वर्ड कहा जाता है। ठीक है, तो इसका अगर हम एंटोनिम की बात करें तो होता है सुंदर। क्या होता है, सुंदर होता है। यानी ग्रेसफुल होता है, इंटेलिजेंट, मतलब इनेलिजेंट होता है, या अन ऐसे होता है, या बल्कि होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेसफुल। क्या हो जाएगा, भद्दा का ग्रेसफुल हो जाएगा, यानी सुंदर हो जाएगा, ग्रेसफुल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हम लोग क्वेश्चन देखें, बल्कि हम सभी जानते हैं कि बल्कि मतलब क्या होता है, बल्कि मतलब होता है बड़ा। बल्कि मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, और सुंदर होता है। एवोकाडो हमने देखा। और ऐसे मतलब क्या होता है, व्याकुल होता है। इसका मतलब क्या होता है, व्याकुल, व्याकुल होता है। और इनएलिजेंट का मतलब होता है अशोभनीय। इसका मतलब क्या होता है, अशोभनीय होता है, अशोभनीय, अशोभनीय। ठीक है, अशोभनीय। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, सिलेक्ट द मोस्ट एंटोनेम। यहाँ पे हमें एंटोम बताना है। कैपेटिविटी का मतलब क्या होता है, कैपेटिविटी, कैपेटिविटी का उल्टा क्या होता है, तो देखिए कैपेटिविटी का मतलब होता है बंधन होता है। और बंधन का उल्टा क्या होता है, छुटकारा जही मिलेगा वही हो गया हमारा। तो प्रोस्पेरिटी हो गया या फ्रीडम हो गया। तो यहाँ तो पता चल गया होगा आपको कि फ्रीडम, आज़ादी हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर प्रोस्पेरिटी की बात करें तो संपन्नता होता है। टम्बल मतलब क्या होता है, टम्बल मतलब होता है गिरना। टम्बल का मतलब क्या होता है, गिरना, ये ध्यान रखना है। एलिवेट का मतलब क्या होता है, एलिवेट करना, उठाना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, select the option that can be used as one of substitution for the given groups of word। यानी स्टडी ऑफ डिजीज। स्टडी ऑफ डिजीज का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ डिजीज यानी बीमारियों का अध्ययन को हम क्या कहते हैं, पैथोलॉजी, पैथोलॉजी, एंटीपैथी या टेलीपैथी। बीमारियों का अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो बीमारियों का अध्ययन को, स्टडी ऑफ डिजीज यानी जो बीमारी है उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या कहते हैं, पैथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, टेलीपैथी का होता है तो भाव बोध होता है। ठीक है, अगर हम वहीं पे इम्पैथी कहेंगे तो सहानुभूति हो गया। एंटीपैथी क्या होता है, घृणा होता है, पैथोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सुलभ का उल्टा, सुलभ। अब यहाँ पे देखिए सुलभ का उल्टा क्या होगा, सुलभ का होगा अलभ, दुष्प्राय, दुर्लभ। सुलभ दुर्लभ तो होगा नहीं, शुद्ध तो अलभ हो जाएगा। सुलभ के क्या हो जाएगा, यहाँ पे अलभ हो जाएगा। क्या, सुलभ का हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। सुलभ का उल्टा दुर्लभ, सॉरी, सुलभ का उल्टा क्या हो जाएगा, दुर्लभ। ठीक है, जो सुलभ जो आसानी से उपलब्ध हो, दुर्लभ जो आसानी से उपलब्ध ना हो। ठीक है, तो सुलभ ही होगा। नेक्स्ट है हमारा कि दिगंबर का सही संधि विच्छेद बताना है। दिगंबर, 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 यह इनमें से बता देना है कि दिगंबर का जो है सही संधि विच्छेद क्या हो जाए, दिक प्लस अंबर। ठीक है, तो दिगंबर ये होगा हमारा संधि विच्छेद, दिक प्लस अंबर। दिगंबर को क्या लिखेंगे, दिक प्लस अंबर। ओ ना जा मेरे बादशाह, एक वादा तोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सप्त ऋषि में कौन सी संधि है। अब बताना कि सप्त ऋषि में हम बात करें इनमें से कौन सी संधि है, बताइए कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो सप्त ऋषि की अगर हम बात करें तो इनमें से है गुण स्वर संधि। कौन सा संधि है, तो सप्त ऋषि में है स्वर संधि, ये ध्यान रखना। कौन सी है, तो स्वर संधि है।
तो हिंदू का आप हल्के में लीजिएगा ना तो आपको हो जाएगा गड़बड़, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसी प्रकार देव इंद्र का याद रखना, देव प्लस इंद्र। महा उत्सव का पूछता है महोत्सव का तो महा प्लस उत्सव, देव ऋषि का पूछे तो देव प्लस ऋषि, महर्षि का पूछे तो महा प्लस ऋषि, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि बिना पलक झपकाए के लिए क्या शब्द है, बिना पलक झपकाए उसको क्या कहते हैं, तो बिना पलक झपकाए उसे जो है निर्निमेष कहा जाता है, जो बिना पलक झपकाए रखता है उसे क्या कहते हैं, तो निर्निमेष कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, निर्निमेष, ठीक है। इच्छा रहित को क्या कहा जाता है, तो निष्प्रिय कहा जाता है। निर्विकार जो विकार रहित कहा जाता है उसे निर्विकार कहा जाता है, ये सभी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, जो स्त्री जो सूर्य भी ना देख सके उसे जो सूर्यपस्या कहा जाता है, ठीक है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए जो है असूर्यपस्या शब्द उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि अब्ज का अर्थ कमल होता है परंतु इसके समरूपी शब्द अब्द का अर्थ क्या होता है। अब्ज का मतलब क्या होता है, अब्ज का मतलब होता है कमल, अब्ज का मतलब क्या होता है कमल, तो अब्द का मतलब क्या होता है, तो अब्द का अगर बात करें तो अब्द का मतलब होता है बादल, अब्द का मतलब क्या होता है बादल, ठीक है। अगर कमल का पर्यायवाची तो पंकज, जलज, नीरज, सरोज, अंबुज, विरज, राजीव, उत्पल, ये सभी जो होता है कमल का। बादल का होता है बादल, घन, नीरद, पयोद, वरिद, वरिधर, ये सभी बादल का होता है, ये सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, बताना है कि जिंदगी में अगर हम बात करें कि इनमें से कौन सा प्रत्यय है, तो जिंदगी ई यानी कौन सा लास्ट में कौन सा लेटर आ रहा है, तो ई प्रत्यय है, ठीक है। जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है, जल प्राण पुत्र और जो है किस शब्द का जो है अनेकार्थी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल प्राण और पुत्र जो है किस शब्द का अनेकार्थी है, तो यह जीवन का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पुलोमा का पर्यायवाची क्या होता है, पुलोमा, ठीक है। पुलोमा का अगर हम बात करें कि पुलोमा का पर्यायवाची क्या होगा, तो सची, पुलोमा का पर्यायवाची क्या होता है सची, जैसे इंद्रानी, इंद्रा, ये सभी होता है पुलोमा का, ठीक है, याद रखना है। उमा की अगर हम बात करें कि उमा का क्या होता है, तो भाई उमा में जैसे हो गया पार्वती कहा जाता है उमा, गौरी, शिवा, भवानी, दुर्गा, गिरिजा, कुमारी, फिर सती, शैल सुता, ये सभी उमा को कहा जाता है, माँ पार्वती को। कंज का क्या होता है, तो ये भी ध्यान रखना है, कंज को कमल, कुवल्य, राजीव, ताम्रस, इंदिवर, पंकज, अंबुज, पुंडरीक, सरोरु, जलज, नीरज, कोकनद, नलिल, ये सभी कहा जाता है। पंचसर को क्या कहा जाता है, तो कामदेव, मदन, मनोभव, मार, स्मर, मंजिस और बहुत सारा कहा जाता है, रतिपति, केतन, ये सभी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है आंख का अंधा, गांठ का पूरा, लोकोक्ति का सही बताना है। आंख का अंधा जो है और गांठ का पूरा, आंख का अंधा और गांठ का पूरा क्या होता है, तो उसे कहा जाता है मूर्खधनी, ठीक है। आंख का तो अंधा है लेकिन गांठ का पूरा है तो उसे क्या कहेंगे, मूर्खधनी कहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, अब शायद यहाँ पे हमारा जो है सेशन कंप्लीट होता है, यानी हमने जो है 100 कंप्लीट जो है बिहार पुलिस के लिए क्या किया, प्रैक्टिस सेट हमने किया, ठीक है। 100 क्वेश्चन जो हमने बिहार पुलिस का क्या किया, हमने प्रैक्टिस सेट किया, ठीक है। आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उपलब्ध करा दीजिएगा तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस करेंगे विभिन्न, फिर उसके बाद आपको जब बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट कीजिएगा तब देखिएगा कि स्कोर कितना आता है। बाकी जितना एग्जाम हुआ सबका प्रैक्टिस सेट हम उपलब्ध करवा देंगे। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, राम राम।